लेक्चर्स भी अपलोड कर दें काइंडली। जी जी। अच्छा, सेल्स टैक्स आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि फेडरल गवर्नमेंट लेवी करती है। पहले किसी ज़माने में ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता था, लेकिन फिर बाद में इसको फेडरल गवर्नमेंट ने इसको टेकअप कर लिया है। और अब एज ऑफ टुडे जितने भी गुड्स हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट लेती है। और उसके अलावा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी आईसीटी में जो भी टैक्स सर्विस गुड्स और सर्विसेज दोनों उसको गवर्न जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है थ्रू एफबीआर। बाकी प्रोविंसेस के अंदर सर्विसेज के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेती है एज पर द डेवोल्यूशन ऑफ पावर थ्रू 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उनको जो है वो ये पावर डेलीगेट हो गई थी कि सर्विसेज के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से सेल्स टैक्स कलेक्ट करेंगी। अप्रोच दोनों की बहुत डिफरेंट है। फेडरल गवर्नमेंट की अप्रोच ये है कि तमाम गुड्स जो है वो टैक्सेबल होंगी। सारी की सारी गुड्स टैक्सेबल हैं, एक्सेप्ट अगर किसी को वो बता दें कि ये आपकी एग्जाम्प्ट है, ये सेल्स टैक्स के अंदर चार्ज नहीं होती, तो बाय डिफ़ॉल्ट हर गुड जो है वो टैक्स के अंदर टैक्सेबल होगी, सेल्स टैक्स उसके ऊपर चार्ज होगा। ठीक है। ऑडिबिलिटी के इश्यूज शायद एक दो स्टूडेंट को आ रहे हैं। ठीक है, तो आई गेस आपके पास इंटरनेट का इशू होगा। तो सेल्स टैक्स जो है वो आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन ये है कि जिसका बर्डन जो है वो आप किसी और पे ट्रांसफर कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते हम। इसकी दो एक्सेप्शंस हैं जो हमने पढ़ी थी अपने इनकम टैक्स के अंदर। एक तो जब आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में अरेंजमेंट हो कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय का इनकम टैक्स पे करेगा, टैक्स ऑन टैक्स वाला चैप्टर। और नंबर टू आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर हमने ये एक्सेप्शन पढ़ी थी कि अगर आपने किसी का एडवांस इनकम टैक्स विदहोल्ड नहीं किया तो उसके लिए टैक्स जो है वो, उसके लिए एक्सपेंस, जिस एक्सपेंस के ऊपर आपने एडवांस इनकम टैक्स विदहोल्ड करना था नहीं किया, तो फिर आप उसको एफबीआर से परमिशन लेकर, कमिश्नर इनकम टैक्स परमिशन दे, तो वो बंदा आपके बिहाफ पे एडवांस इनकम टैक्स पे कर सकता है। ठीक है, तो ये दो इश्यूज हैं जिसके अंदर इनकम टैक्स आप किसी और का पे कर सकते हो। ठीक है, एफबीआर अगर आपको परमिशन दे तो आप अपने वेंडर के बिहाफ पे टैक्स पे करके और एक्सपेंस जो है वो पूरा अलाउड करवा सकते हैं। ये हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ा था। अब आते हैं सेल्स टैक्स के अंदर। सेल्स टैक्स में लास्ट क्लास में हमने आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाया था कि सेल्स टैक्स चार्ज किस तरह होता है। ये ओवर द होल सप्लाई चेन डिफरेंट स्टेजेस के अंदर ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, और एंड में आके वो एंड कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। उसका बर्डन जो है वो एंड कंज्यूमर पे होता है। पहला एग्जांपल हमने किया था, बेसिक एग्जांपल सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, जिसके अंदर सारे पर्सन्स इन्वॉल्व इन द सप्लाई चेन वर रजिस्टर्ड। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा था एक वुड कटर का, मैंने आपको एग्जांपल करवाया था, वो एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। वुड कटर जो है वो लकड़ी काट के आता है जंगल से और वो सेल करता है कारपेंटर को फॉर 50 रुपीज़, और उसके ऊपर वो सेल्स टैक्स चार्ज करता है। जो सेल्स टैक्स चार्ज करता है, जो हम चार्ज करते हैं, वो आउटपुट टैक्स उसको कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो सेल्स टैक्स बट इट इज़ कॉल्ड आउटपुट टैक्स। ठीक है, और वो उसके ऊपर 50 रुपीज़ सेल करता है, तो 8.5 एट द रेट ऑफ 17 रुपये, 17%। 17% इज अवर जनरल सेल्स टैक्स रेट। 17% के हिसाब से वो 8.5 रुपीज़ उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करता है। टोटल प्राइस 58.5 का वो कारपेंटर को सेल करता है। कारपेंटर उससे 58.5 का लेता है, उसके लिए परचेज कॉस्ट इज 50 और 8.5 उसका इनपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स क्या होता है? जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन से कोई परचेजेस करता है, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स अमाउंट पे करता है उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका उसके लिए इनपुट टैक्स था 8.5। उसने फर्दर सेल किया था कितने का? सपोज 90 रुपीज़ का। ठीक है, तो 90 रुपीज़ के ऊपर उसने 17% सेल्स टैक्स चार्ज किया। 90 रुपीज़ का 17% हमने कैलकुलेट किया होगा, शायद नहीं किया तो अभी कर लेते हैं। 15.3 उसका सेल्स टैक्स का अमाउंट बन रहा था, उसमें से उसने 8.5 ऑलरेडी पे कर चुका है। 8.5 माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो एफबीआर को पे करेगा, और 90 प्लस 15.3 का वो रिटेलर को सेल कर देता है।
रिटेलर 100 रुपीज़ का उसको सेल करता है, उसके ऊपर 17% चार्ज करता है, 17 रुपये अपने एंड कंज्यूमर से रिसीव कर रहा होता है, और 15.3 माइनस 17 जो डिफरेंस होगा वो FBR को पे कर देगा। इस सारी साइकिल के अंदर एंड कंज्यूमर की जेब जो सारा बर्डन पड़ा वो एंड कंज्यूमर की जेब पे था। किसी ने भी अलोंग द सप्लाई चेन जो है वो अपनी जेब से कुछ भी पे नहीं किया, बल्कि ट्रांसफर कर दिया अपने नेक्स्ट पर्सन इन द सप्लाई चेन के ऊपर, और जो ऑलरेडी पे कर चुका था वो डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट उसने FBR को जमा करवा दी। फिर उसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने इसी एग्जाम्पल के अंदर कारपेंटर को अनरजिस्टर कर दिया था। जैसे ही हमने कारपेंटर को अनरजिस्टर किया तो उसके ऊपर फिर हमने कहा कि अब फर्दर टैक्स की इम्प्लीकेशन आ जाएगी। फर्दर टैक्स क्या होगा कि जो कारपेंटर का सप्लायर है, जो कि हमारे एग्जाम्पल में वुड कटर है, वुड कटर उससे 8.5 एट द रेट ऑफ 17% सेल्स टैक्स चार्ज करेगा, प्लस 3% फर्दर टैक्स चार्ज करेगा। हमारे केस में 50 रुपीज़ की सप्लाई थी और उसके ऊपर 3% 1.5 रुपीज़ उसने फर्दर टैक्स चार्ज किया, और उसने FPR को टोटल 10 रुपीज़ पे किए। अच्छा, फर्दर टैक्स जो है वो आपका इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट का पार्ट नहीं बनता। तो अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड में आपका जो है वो इनपुट आउटपुट टैक्स के एडजस्टमेंट में कोई रिफंडेबल अमाउंट भी आ जाए, तब भी आप 1.5 फर्दर टैक्स पे करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा कुछ केसेस थे जिनके अंदर फर्दर टैक्स आप चार्ज नहीं करते। ठीक है, फर्दर टैक्स आप कब चार्ज नहीं करते? जब आप किसी एंड कंज्यूमर को सेल कर रहे हो और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। जैसे रिटेलर सेल करता है आपको, यू आर एंड कंज्यूमर, आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आपसे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। इसी तरह थर्ड स्केड्यूल आइटम्स हैं जिनके ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। थर्ड स्केड्यूल आइटम्स क्या हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्दर टैक्स आपने चार्ज किया और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसके लिए कभी भी इनपुट टैक्स नहीं होगा, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, उसके लिए इनपुट टैक्स 0 हो जाएगा। तो जितनी भी प्राइस उसने पे की, 50 रुपीज़ का वुड से परचेज किया, प्लस 8.5 सेल्स टैक्स पे किया, प्लस 1.5 फर्दर टैक्स पे किया, ये सारा उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। और जब वो उसको फर्दर सेल करेगा तो डेफिनेटली मार्केट अगर कॉम्पिटेटिव रेट्स हैं तो उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा बाय 10 रुपीज़। ठीक है। रिटेलर हम कह रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने जब उससे अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया तो उसके लिए कोई भी इनपुट टैक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनपुट टैक्स उसी के लिए होगा जब सप्लायर आपका रजिस्टर्ड पर्सन हो। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो वो सेल्स टैक्स चार्ज कर ही नहीं सकता, तो आपके लिए इनपुट टैक्स 0 हो गया। ठीक है। तो उसने फॉर एग्जांपल परचेज किया रिटेलर ने 90 रुपीज़ का और उसने सेल किया 100 का। ठीक है, तो अगेन 100 रुपीज़ के ऊपर वो 17 रुपये सेल जो है वो सेल्स टैक्स का चार्ज करेगा। इनपुट टैक्स इसका 0 है, 17 रुपीज़ पूरा का पूरा वो FBR को पे कर देगा। ठीक है, ये हमने मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ा था। उसके अलावा हमने परचेज किस तरह से रिकॉर्ड होती है, सेल्स किस तरह से रिकॉर्ड होती है, उसकी एंट्रीज भी हमने की थी। परचेज आप हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करते हो, उसके अंदर सेल्स टैक्स का अमाउंट इंक्लूड नहीं करते, सेल्स टैक्स का अलग से आप अकाउंट बनाते हो। सेल्स टैक्स का अकाउंट बनाएं या इनपुट और आउटपुट के दो अलग अलग अकाउंट्स बनाएं। ठीक है। और आपके सामने एंट्री है परचेजेस की परचेज डेबिट बाय 80, सेल्स टैक्स या इनपुट टैक्स आपका डेबिट होगा 13.6 से, और टोटल पेएबल जो है वो जितना आप रिसीव करोगे वो होगा 93.6 क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह सेल्स की आप एंट्री देखें, रिसीवेबल कैश या बैंक डेबिट है 117 रुपये से, सेल्स क्रेडिट 100 से, और 17 से आपका सेल्स टैक्स या आउटपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है सप्लाईज का। नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है सप्लाईज का। सप्लाईज दो किस्म की होती है, एक टैक्सेबल सप्लाईज, दूसरा एग्जाम्प्ट सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज वो होती हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। ठीक है। फिर टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर तीन कैटेगरीज आती हैं। स्टैंडर्ड रेटेड जो कि 17% है, उसके बाद है रिड्यूस्ड रेटेड जिसके अंदर आपके पास लेस देन 17% सेल्स टैक्स का चार्ज होगा, और इसकी डिटेल आपको मिलेगी 8th स्केड्यूल के अंदर। सेल्स टैक्स एक्ट खोलेंगे, एक्ट के बाद जो है वो स्केड्यूल से स्टार्ट होते हैं। स्केड्यूल्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्केड्यूल्स हैं। आप 8th स्केड्यूल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बता रहा होगा कि कौन कौन से आइटम्स के ऊपर किन कंडीशन के अंदर रिड्यूस्ड रेट लगेगा। कहीं पे 5% है, कहीं 10% है, कहीं 15% है, कहीं 12% है। तो आप वहाँ पे 8th स्केड्यूल के अंदर देख सकते हैं।
आपके पास बुक के अंदर भी इसकी लिस्ट गिवन है, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है। आपको फुल लिस्ट के लिए सेल्स टैक्स एक्ट का 8th स्केड्यूल देखना पड़ेगा। उसके बाद है आपके पास जीरो रेटेड सप्लाईज। जीरो रेटेड सप्लाईज कौन सी होती हैं? जिसके अंदर सेल्स टैक्स जो आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं उसका रेट होगा 0%। ठीक है, और ये आपको मिलेंगी इस 5th स्केड्यूल के अंदर। कुछ आइटम्स जो हैं वो आपको बुक में अवेलेबल होंगे, बुक में से आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक्सपोर्ट्स वगैरह आते हैं, सप्लाईज टू डिप्लोमेट्स आते हैं, एंड डिप्लोमेटिक मिशंस वगैरह आते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ और आइटम्स हैं वो आप बुक में देख लीजिएगा, एग्जांपल आपको मिल जाएगी। फुल लिस्ट के लिए आपको 5th स्केड्यूल ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है। अच्छा, हु इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड वो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए मैं स्पेसिफिकली बता दूं कि अगर कोई पर्सन सिर्फ जीरो रेटेड गुड्स में सप्लाई डील कर रहा है तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है। अगर कोई और रिड्यूस रेटेड या स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज का उसका बिजनेस नहीं है तो फिर रजिस्ट्रेशन उसके लिए ऑप्शनल है। अगर वो चाहे तो करवाए, चाहे तो ना करवाए। ठीक है, और दूसरी होती है एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाईज कौन सी होती हैं? जो कि सेल्स टैक्स के स्कोप से ही आउट होती हैं। दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ सेल्स टैक्स, इनके ऊपर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो नेचुरली क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज। तो जीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट सप्लाईज का डिफरेंस ये है कि एग्जाम्प्ट सप्लाईज के अंदर आपका ना इनपुट टैक्स क्लेम होगा ना आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ सेल्स टैक्स। और ये मेरे ख्याल से 6th स्केड्यूल में आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सी गुड्स जो हैं वो आपकी एग्जेम्प्ट होंगी। ठीक है, लेकिन जीरो रेटेड के अंदर आपका आउटपुट टैक्स तो जीरो पे होगा, लेकिन इनपुट टैक्स अगर आपने कोई पे किया है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशंस, जो कि सेल्स टैक्स एक्ट में गिवन है कि आपके पास जो है वो सेल्स टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, सप्लाईज होनी चाहिए, अक्रूवल बेसिस पे सेल्स टैक्स चार्ज होता है तो उसके लिए विद इन 180 डेज आपको पेमेंट करनी होती है। ये सारी जो है वो हम रिक्वायरमेंट्स डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है टैक्स फ्रैक्शन का। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स फ्रैक्शन? टैक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास वैल्यू गिवन है इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि उसकी जो है वो वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स का अमाउंट कितना बनेगा, आपको ये वाली गिवन है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, तो फिर आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? जैसे 117 रुपये आपको गिवन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी परचेज कॉस्ट कितनी थी और इसके ऊपर सेल्स टैक्स लायबिलिटी कितनी आपने पे करनी है? आपको तो टोटल वैल्यू मिली हुई है। तो फिर आप उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज करेंगे टैक्स फ्रैक्शन का। टैक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 17 जितना सेल्स टैक्स का रेट है डिवाइडेड बाय 117, 100 प्लस सेल्स टैक्स रेट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ सेल्स टैक्स। तो 117 रुपये में कितना सेल्स टैक्स चार्ज होगा आपको पता चलेगा 7, अगर सेल्स टैक्स रेट डिवाइड बाय 100 प्लस सेल्स टैक्स रेट, ये आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ सेल्स टैक्स आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ सेल्स टैक्स आ जाएगी। तो फिर आपके लिए परचेज कॉस्ट निकालना वो तो जरूरी नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेल्स टैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, जो हमने एज आउटपुट इनपुट टैक्स पे किया है। सर आई थिंक ये हमेशा 17% ही आएगा ना? जहाँ स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज होंगी वहाँ 17% आएगा। जहाँ रिड्यूस रेटेड सप्लाईज हैं, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स आपको मिली है, तो फिर आप फॉर एग्जांपल 10% चार्ज हो रहा है तो 10 डिवाइड बाय 110। अगर 5% रेट लगा हुआ है तो 5 डिवाइड बाय 105। ठीक है, हो सकता है आपके माइंड में ये ख्याल आए कि ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, 117 गिवन है तो 17 रुपये ही सेल्स टैक्स चार्ज होगा अगर 17% है। लेकिन फॉर हमेशा आपको 100 की वैल्यूज में गिवन नहीं होगी। हो सकता है आपको जो है वो वैल्यू इस तरह से गिवन हो 25,930 रुपीज़ है,
तो अब बताएं इसके अंदर सेल्स टैक्स कितना चार्ज होगा, कितना पे करके आए हो आप। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई वैल्यू है तो फिर उसके लिए वहां पे आपको ये फॉर्मूला यूज होगा। सर ठीक है, ये फार्मूला क्लियर नहीं हुआ। ये क्लियर नहीं हुआ, मैं अभी दोबारा एक दूसरी एग्जांपल से समझा देता हूँ। इसी से करवा दो सर, 25,936 वाले में। 25,000 आपके पास वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है 25,930 रुपए फॉर एग्जांपल। अब आपको पता नहीं है कि इसके अंदर आपने सेल्स टैक्स कितना पे किया है, लेकिन आपको ये पता है कि इसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो 17% चार्ज होता है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, ये जितना वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइड बाय 117, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सेल्स टैक्स की। ठीक है, तो वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स क्या होगी, इज इक्वल टू दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट। अब इसका आप 17% लगाएं, तो एग्जैक्टली यही अमाउंट आ रही होगी, और इन दोनों को सम करेंगे तो ये आपके पास 25,930 आ रहा होगा, यहाँ नीचे देख लें। ठीक है, टैक्स फ्रैक्शन सिंपल है कि आपको बताया गया है कि सेल्स टैक्स का रेट डिवाइड बाय 100 प्लस सेल्स टैक्स रेट, ये आपके पास आ जाएगी टैक्स फ्रैक्शन। ठीक है जी, टैक्स फ्रैक्शन क्या है, सेल्स टैक्स रेट डिवाइड बाय 100 प्लस सेल्स टैक्स रेट, ये आपकी टैक्स फ्रैक्शन है। जब आप वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स पे अप्लाई करेंगे तो आपको सेल्स टैक्स की फिगर मालूम हो जाएगी कि सेल्स टैक्स की फिगर कितनी है। ये प्रैक्टिकली क्यों आपको जरूरत होगी पड़ेगी, परचेजेस के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा फिगर जो है वो सेल्स टैक्स की अलग से गिवन हो। परचेजेस के अंदर नॉर्मली आपको टोटल वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स बताई जाती है, फिर आप उसको क्या करते हैं, सेल्स टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैक्स फ्रैक्शन। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सर। ठीक है जी, अब आप लोग बुक खोल लें, बुक के अंदर पेज नंबर है 352। पेज नंबर 352 पे आ जाए। अब एक एक चीज करके हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ साथ उसके एग्जांपल्स भी जो है वो हम उस पे एक्सेल पे करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ सेल्स टैक्स इन पाकिस्तान है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग वीएटी। वीएटी आपको मैंने बताया वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम होता है। ये जो पूरा निज़ाम है इसको हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, वैट सिस्टम कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर हर पर्सन अलोंग द सप्लाई चेन वो सेल्स टैक्स चार्ज भी कर रहा होता है और पे भी कर रहा होता है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो अपनी टैक्स एफबीआर को पे कर रहा होता है। इसको हम पूरे के पूरे सिस्टम को हम कहते हैं वैट सिस्टम। ठीक है, और सेल्स टैक्स क्या है, वो एक इंडिविजुअल, अब ये इसका 8.5 है, दिस इज सेल्स टैक्स। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीएटी एंड सेल्स टैक्स, तो आप बताएंगे वैट पूरा सिस्टम है, वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक एक बंदा जो है वो अलग से हर एवरी पर्सन अलोंग द सप्लाई चेन सेल्स टैक्स चार्ज भी कर रहा होता है और पे भी कर रहा होता है। डिफरेंस जो है वो एफबीआर को पे कर देता है और अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। लेकिन अलोंग दिस होल सप्लाई चेन ये आपका एक सेल्स टैक्स का अमाउंट है। 18.7 दिस इज सेल्स टैक्स। इवन ये आपका जो इनपुट टैक्स था, इस एग्जांपल में तो नहीं है,
लेकिन जो हमने पहली एग्जांपल में किया था तो उसके अंदर जो इनपुट टैक्स पे कर रहे होते हैं वो भी आपका सेल्स टैक्स होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में गलबन ये भी बात उठी थी कि हमें जो है वो सेल्स टैक्स का एक ही अकाउंट बनाना चाहिए या इनपुट टैक्स का अलग और आउटपुट टैक्स का अलग अकाउंट बनाना चाहिए। तो मैं हमेशा यही एडवाइस करता था कि आप इनपुट टैक्स का अलग अकाउंट बनाएं और आउटपुट टैक्स का अलग अकाउंट बनाएं, ताकि अगर कोई गलती हो जाती है और गलती से जैसे इनपुट टैक्स है उसका हमेशा आपके पास बैलेंस जो भी ट्रांजेक्शन है वो डेबिट साइड पे आनी चाहिए। तो अगर गलती से कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड पे आ जाती है तो आप देखते ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि यहाँ पर एक मिस्टेक है। इसी तरह आउटपुट टैक्स का अगर अलग अकाउंट होगा तो सारी उसकी ट्रांजेक्शंस क्रेडिट साइड पे आ रही होंगी, अगर एक भी ट्रांजेक्शन डेबिट साइड पे आ रही है तो आप समझ जाओगे यार कोई गलती हुई है। ठीक है, तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेल्स टैक्स का एक ही अकाउंट बनाओगे तो उसी में आपके पास डेबिट ट्रांजेक्शंस भी आ रही होंगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस भी आ रही होंगी। तो अगर कोई गलती से ट्रांजेक्शन क्रेडिट की जगह डेबिट हो गई, डेबिट की जगह क्रेडिट हो गई, तो आपको एक एक ट्रांजेक्शन करके सबको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी कन्वीनियंस हो जाती है इसके अंदर। ठीक है जी, तो उमर ने अगेन वही सवाल पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैट एंड सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स जैसे पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था तो एक कुछ स्पेसिफाइड पर्सन से इन द सप्लाई चेन सिर्फ वही सेल्स टैक्स चार्ज करते थे। तो उस वक्त वो कॉन्सेप्ट यही था कि ये सेल्स टैक्स है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सिर्फ रिटेलर चार्ज करेगा, तो वो सिर्फ रिटेलर चार्ज कर रहा है तो वो सेल्स टैक्स है। ठीक है, लेकिन अगर हमने पूरी सप्लाई चेन को उसके अंदर इंक्लूड कर दिया तो फिर ये वीएटी सिस्टम है, वैट सिस्टम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वैट सिस्टम कॉपी किया और फिर उसके अंदर अपने हिसाब से कुछ चेंजेस की। ठीक है, एज इट इज जो कि हमने जो कि पूरी दुनिया में चल रहा है वैट सिस्टम, वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम, वो हमने कॉपी किया और उसके बाद उसके अंदर हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं और ये हमने अपना एक सिस्टम बना लिया है सेल्स टैक्स का। ठीक है, एक पर्सन जो चार्ज कर रहा है दैट इज सेल्स टैक्स, एक पर्सन जो पे कर रहा है दैट इज सेल्स टैक्स। पूरा सिस्टम जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है जी, उमर क्लियर है? सर क्लियर है सर। ये जी इनपुट और आउटपुट टैक्स सेल्स सिस्टम में आता है और जबकि फर्दर टैक्स है वो वेट में आता है, ऐसा है कुछ सर? क्योंकि आपने कहा पूरा सिस्टम इसमें आता है। नहीं नहीं, वैट सिस्टम ये पूरा सिस्टम है जिसके अंदर पूरी सप्लाई चेन जो है वो काम कर रही होती है अंडर योर, पूरी सप्लाई चेन उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर टैक्स लग रहा होता है और मल्टीपल स्टेजेस में एफबीआर को टैक्स कलेक्ट हो रहा होता है। तो वैट पूरा सिस्टम है, वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। ठीक है, और फिर ये हमने फर्दर टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया कि अगर कोई पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होता, तो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसके लिए हमने देखा कि उसको जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन जब भी सेल करेगा तो वो उससे फर्दर टैक्स भी चार्ज करेगा एट द रेट ऑफ 3%। हाँ, फर्दर टैक्स कुछ केसेस में जो है वो चार्ज नहीं होगा, वो आप बुक में देखेंगे। सप्लाइज टू गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज, सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग सप्लाइज बाय रिटेलर। अगर आप डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं तो आप जो है फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। आइटम्स फॉलिंग अंडर थर्ड स्केड्यूल, थर्ड स्केड्यूल के जो आइटम्स हैं उनके ऊपर सेल्स से फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। थर्ड स्केड्यूल आइटम मैं आपको अभी बता देता हूँ थर्ड स्केड्यूल की एप्लीकेशन क्या है। थर्ड स्केड्यूल आइटम्स आपके वो होते हैं जिनके अंदर जो मैन्युफैक्चरर होता है वो जो रिटेलर की प्राइस होती है उसके ऊपर जितना भी सेल्स टैक्स चार्ज होना है होता है वो नेक्स्ट पर्सन इन द सप्लाई चेन से चार्ज कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक एग्जांपल है आपकी, वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स आते हैं, मैं एक एग्जांपल समझाने के लिए आपको बता देता हूँ कि सिगरेट्स की एग्जांपल लेते हैं। सिगरेट्स थर्ड स्केड्यूल के अंदर आते हैं। ठीक है, सिगरेट की फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है, उसको पता है कि यार ये सेल होगा, रिटेल प्राइस इसकी होगी जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेड रिटेल प्राइस, एमआरपी होगी 100 की। ठीक है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 17%।
ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 17 रुपए। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी इन दोनों का सम। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है, क्या वो अगला पर्सन इन द सप्लाई चेन, फॉर एग्जांपल डीलर है, क्या वो डीलर को 100 रुपए का सेल कर रहा होगा? वो डीलर को 100 रुपए का सेल नहीं कर रहा होगा। 100 रुपए का तो वो रिटेल नहीं। प्राइस होगी, 100 रुपए का तो वो रिटेलर सेल कर रहा होगा। तो डीलर को फॉर एग्जांपल वो 50 रुपीज का सेल कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर सेल्स टैक्स कितना चार्ज करेगा उससे? 17 रुपए। और टोटल वैल्यू उसकी होगी कितनी? 67। 67। ये जब डीलर को सेल कर रहा है। अच्छा, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर को फॉर एग्जांपल वो सेल कर रहा है 60 रुपीज का, और उससे वो सेल्स टैक्स चार्ज करेगा कितना? 17 रुपए। और इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? 77 रुपीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहा है फॉर एग्जांपल होलसेलर को, होलसेलर को सेल कर रहा है 70 रुपीज का, उसके ऊपर सेल्स टैक्स कितना होगा? अगेन सेम 17 रुपए। और टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी? 87 रुपीज। सर ये 17 रुपए क्यों आ रहा है? ये थर्ड स्केड्यूल आइटम्स के अंदर होता है। नहीं मतलब 17% फाइन करेंगे ना, तो जितना बने। थर्ड स्केड्यूल आइटम्स के अंदर एप्लीकेशन कुछ इस तरह होती है कि आपको हर पर्सन इन द सप्लाई चेन, जो मैन्युफैक्चरर होगा, वो नेक्स्ट पर्सन इन द सप्लाई चेन से जो रिटेल प्राइस होगी, जितने का रिटेलर सेल कर रहा होगा एंड कंज्यूमर का, उसके ऊपर 17% चार्ज कर लेगा। सही सही। ठीक है, अब मुझे बताएं डीलर के लिए इनपुट टैक्स कितना है? 17 रुपए। आउटपुट टैक्स कितना है? 17 रुपए। 17 रुपए। ठीक है, तो अब क्या होगा? वो एफपीआर को कितना पे करेगा? 0 पे कर रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इनपुट टैक्स कितना है? 17 17। सर इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरर पे कर रहा होगा फिर एफपीआर को, हाँ, सिर्फ मैन्युफैक्चरर पे कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो टोटल ही ले ही उस पे रहा है रिटेलर। यस, रिटेलर को सेल करेगा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 100 कर लेते हैं, इसके लिए इनपुट टैक्स कितना होगा? ठीक है, सॉरी, इसको हम कर लेते हैं 80 का, 97 का। रिटेलर जो है वो एंड कंज्यूमर को सेल कर रहा है 90 का। सपोज 100 का, नहीं 100 कर देते हैं ना, इसका मार्जिन ज्यादा है, और इसका इनपुट आउटपुट टैक्स दोनों 17 रुपए, और टोटल वैल्यू जो है वो 117 रुपए। इसका आउटपुट 0 होगा ना सर एंड कंज्यूमर का? हाँ, सॉरी, इसका इनपुट टैक्स 0 होगा तो सारा बर्डन इनपुट टैक्स 17 ही होगा। एंड कंज्यूमर पे आएगा, मैन्युफैक्चरर हाँ। पे नहीं करेगा 17 जी। या कोई भी पे नहीं कर रहा, किसी के जेब पे नहीं आ रहा इसका इम्पैक्ट, सिवाय एंड कंज्यूमर के। यस सर। सर ये एंड कंज्यूमर में जहाँ पे सर 100 लिखा है, यहाँ पे सर 117 होगा ना? नहीं, 100 रुपीज के वो सिगरेट है, और 17 रुपए उसके ऊपर सेल्स टैक्स है। समझ रहे हैं? 100 रुपीज का वो पैकेट होता है। आप कोई भी थर्ड स्केड्यूल का आइटम उठा के देख लें, थर्ड स्केड्यूल आइटम्स की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके अंदर हमेशा प्रिंटेड होता है MRRP, मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेड रिटेल प्राइस जितनी भी होगी, प्लस सेल्स टैक्स और वैल्यू, टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। ये थर्ड स्केड्यूल आइटम्स के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि जब भी थर्ड स्केड्यूल आइटम मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, वो उसके ऊपर प्रिंट करेगा, एम्बोस करेगा, लिखेगा ये चीज कि ये एंड कंज्यूमर को कितने का सेल होगा, उसके ऊपर सेल्स टैक्स का अमाउंट कितना होगा, और टोटल वैल्यू कितनी होगी। ये उसके मैन्युफैक्चरर के ऊपर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ऐसे करने से कोई फायदा है? सर ये पहले डिफाइंड होगा सारा, ये पहले से सारा डिफाइंड होगा, अदरवाइज तो बाकी प्रोडक्ट्स में हमें देखें तो वो मतलब हर कोई अपने हिसाब से प्राइस चार्ज कर रहा होता है, तो उससे पहले कैसे पता चलेगा कि वो कितनी उस पे सेल्स टैक्स चार्ज करनी है, उसका 17% कितना बनेगा? देखें, थर्ड स्केड्यूल के अंदर एक लिस्ट ऑफ आइटम्स गिवन है, जिसके अंदर आपके पास जूसेस वगैरह आ जाते हैं, टिश्यू पेपर्स आ जाते हैं, सोप, शैम्पूज और इस तरह की चीजें आती हैं, और वो जब भी आप परचेज करते हैं तो उसके ऊपर ये लिखा होता है कि ये एंड कंज्यूमर को कितने का सेल हो रहा होगा। सर ऐसा तब पॉसिबल है ना जब बीच में वैल्यू एडिशन ना हो रही हो प्रोडक्ट में? नहीं, वैल्यू एडिशन तो हो रही है। ये किसने कहा कि आपको वैल्यू एडिशन नहीं हो रही?
सर कास्ट ऐड हो रही है, बाकी वैल्यू एडिशन तो नहीं है। वैल्यू एडिशन होगी तो उसकी कास्ट मतलब बढ़ती जाएगी, तो 17 नहीं करेगा वो चार्ज। देखें, ये जो इसने डीलर को सेल किया वो कितने का सेल किया, 50 का सेल किया था ना, 50 से Yes, 60 हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, होलसेलर के पास आया 70 हो गया, रिटेलर के पास 80 हो गया, 80 से कंज्यूमर के पास गया है 100 हो गया। तो बेसिकली वैल्यू एडिशन तो हुई है, लेकिन प्रोडक्ट ने अपनी फॉर्म चेंज नहीं की। ये सर मैं वही कह रहा हूँ, फॉर्म हाँ, चेंज नहीं कर। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी फॉर्म डिफाइंड चेंज नहीं होगा हुई तो आपको, वो जिस तरह जिस शक्ल में था, जैसे सोप है, यस सर। ठीक है, लक्स कंपनी ने जिस तरह बनाया था वो एज इट इज आके वो जब बना रहे होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंड में वो उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर एमआरपी और सेल्स टैक्स का अमाउंट और वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स जरूर लिखते हैं, ये Yes, उनके sir. ऊपर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एफबीआर जैसे ही उसने फॉर एग्जांपल डीलर को सेल किया लक्स सोप, तो वो उसके ऊपर पूरे 17 रुपए चार्ज कर लेगा। ये अलग बात है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को उसके अंदर वैल्यू ऐड करके 60 रुपीज का देगा, लेकिन उसके ऊपर सेल्स टैक्स अपना वही 17 रुपए ही चार्ज करेगा। यस सर, ठीक। पेज नंबर 360 पे आ जाएं, वहां पे आपके पास थर्ड स्केड्यूल आइटम्स की लिस्ट गिवन है, वो हम एक दफा रीड कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। पेज नंबर 360 आपकी बुक में होगा। थर्ड स्केड्यूल आइटम्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? थर्ड स्केड्यूल आप सेल्स टैक्स एक्ट के आखिर में स्केड्यूल 1, 2 और थर्ड स्केड्यूल होगा, वहां पे ये लिस्ट गिवन है जिनकी एप्लीकेशन इस तरह से होगी जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, फिर मैं बाकी सवालों के जवाब दूंगा, पहले हम इसकी लिस्ट पढ़ लेते हैं। नंबर 1 सिगरेट्स, नंबर 2 वेजिटेबल जूसेस, फ्रूट जूसेस, आइसक्रीम, सिरप्स, एरेटेड वाटर एंड बेवरेजेस, मिनरल, बॉटल्ड वाटर, detergents, shampoo, soap, toothpaste, shaving cream, cosmetics, shoe polish, shoe cream, tea, powder drinks, milky drinks, toilet paper, tissue paper, spices sold in retail packing with brand name and trademark जैसे शान मसाले वगैरह हो गए। सीमेंट सोल्ड इन रिटेल पैकिंग, सीमेंट अगर रिटेल पैकिंग में आपको सेल हो रहा है तो वो भी आपके थर्ड स्केड्यूल के अंदर आता है। फर्टिलाइजर्स, household electrical goods including air conditioners, refrigerators, deep freezers, television, recorders and players, bulbs, tube lights, electric fans, iron, istri, washing machines and telephone sets, household gas appliances including cooking range, ovens, geysers and gas heaters, foam products including spring mattresses for household use, paints, distempers, enamels, if etc. sold in retail packing, lubricating oils, brake fluids etc. sold in retail packing, auto parts in retail packing, storage batteries, tires, tubes excluding those sold to automotive manufacturers or assemblers। जो अगर ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर या असेंबलर परचेज करेगा वो थर्ड स्केड्यूल में नहीं आएगा। अगर आप जो परचेज कर रहे होते हैं एज एन एंड कंज्यूमर वो थर्ड स्केड्यूल के अंदर आते हैं। मोटरसाइकिल्स एंड ऑटो रिक्शाज, बिस्किट्स इन रिटेल पैकिंग विद ब्रांड नेम और टाइल्स। ठीक है, ये सारे आपके थर्ड स्केड्यूल के आइटम्स हैं जिनके ऊपर हमेशा ये रिक्वायरमेंट है कि मैन्युफैक्चरर ने जब सेल करेगा, सेल करने से पहले इंश्योर करना है कि उसको ऊपर एमआरआरपी, मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेड रिटेल प्राइस प्लस सेल्स टैक्स का अमाउंट और वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, ये तीनों चीजें आनी चाहिए। उसके बाद है नोट फॉर स्टूडेंट्स, फर्दर टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल ऑन थर्ड स्केड्यूल आइटम्स, बल्कि बात स्टार्ट यहीं से हुई थी। हम फर्दर टैक्स पढ़ रहे थे, उमर ने सवाल पूछा था कि फिर इसके अंदर अगर सारे पर्सन रजिस्टर नहीं होते, अगर कोई या एक पर्सन रजिस्टर नहीं होगा तो फिर फर्दर टैक्स की एप्लीकेशन किस तरह होगी? फर्दर टैक्स की एप्लीकेशन थर्ड स्केड्यूल आइटम्स में होती ही नहीं है, इसीलिए हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, अच्छा ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर नमाज का ब्रेक लेते हैं। जी मुझे याद है, बिल्कुल याद है। ठीक है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा कि सर फिर इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों हम व्हाई डू वी नीड थर्ड स्केड्यूल की एप्लीकेशन, थर्ड स्केड्यूल की एप्लीकेशन हम क्यों करते हैं? देखिए मैंने आपको ये नहीं बताया, ये बताया था कि अगर एक पर्सन इन द सप्लाई चेन अनरजिस्टर्ड हो जाए तो फिर क्या होगा, लेकिन अगर सारे पर्सन अनरजिस्टर्ड हो जाए, ये भी अनरजिस्टर्ड हो जाए, ये तो होता ही अनरजिस्टर्ड है,
डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर सब लोग क्या हो जाएं, अनरजिस्टर हो जाएं, तो फिर क्या होगा? क्या पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा? नहीं। तो फिर उसके जवाब में इन्होंने निकाला थर्ड स्केड्यूल। ठीक है। और थर्ड स्केड्यूल आइटम्स के अंदर स्पेसिफिकली ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो सिगरेट्स के ऊपर हुआ था, क्योंकि सिगरेट की जो आप रिटेल देखें तो वो रिटेल होती है आपका छोटी मोटी जो शॉप्स, खोखे, केबिन्स वगैरह होते हैं, वहां पे इसकी रिटेल होती है। तो आपको क्या लगता है कि वो रिटेलर, वो जो केबिन वाले हैं, वो रजिस्टर होते होंगे सेल्स टैक्स के अंदर? वो बिल्कुल रजिस्टर नहीं होते थे। ठीक है। तो और सिगरेट्स की जो है वो पाकिस्तान में कंजम्पशन कितनी ज़्यादा है वो आपको अंदाज़ा है। उसके ऊपर कितना ज़्यादा सेल्स टैक्स का अमाउंट होगा जो कि एफबीआर कलेक्ट कर सकता था, लेकिन बिकॉज वो पर्सन रजिस्टर्ड होते ही नहीं थे, तो उससे जो है वो अगर सेल्स टैक्स चार्ज करें या ना करें, बल्कि नहीं करते थे, तो सेल्स टैक्स का एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो एफबीआर को कलेक्ट नहीं हो पाता था। ठीक है। अच्छा, उनके जो होलसेलर हैं, आप सिगरेट्स की होलसेल मार्केट में चले जाएं, वहां पे भी देखें, आपको मुश्किल से ही कोई रजिस्टर्ड पर्सन आपको नजर आ जाएगा। ठीक है। चले डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स तो वो उसके साथ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कंपनी के थ्रू वो करवा सकते थे कि उसको उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करवा लें, लेकिन उससे आगे होलसेलर और रिटेलर जो है वो आउटसाइड द स्कोप ऑफ सेल्स टैक्स हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि इस मसले का हल ये होगा कि थर्ड स्केड्यूल बना लेते हैं। इसके अंदर ये एप्लीकेशन रखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरर है वो जब नेक्स्ट पर्सन इन द सप्लाई चेन, फॉर एग्जांपल डीलर को सेल कर रहा होगा, तो जितने का भी सेल करे उसको कोई मसला नहीं है, वो उसका अपना बिजनेस है, लेकिन जो एंड कंज्यूमर प्राइस पे करेगा उसके ऊपर जितना सेल्स टैक्स होगा वो डीलर से ले लेगा। ठीक है। और फिर ये एप्लीकेशन जो आपने अभी देखी वो सारी एप्लीकेबल होगी, लेकिन पूरा का पूरा 17 रुपए जो सेल्स टैक्स है वो एफबीआर कलेक्ट कर लेता। अगर ये ना होता तो फिर क्या होता? अगर ये थर्ड स्केड्यूल आइटम्स ना होते तो सिगरेट्स के ऊपर ये 50 रुपीज के ऊपर मैन्युफैक्चरर जो है वो डीलर को 50 रुपीज का दे रहा था, 50 रुपीज पे 8.5 चार्ज कर लेता, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो 60 रुपीज पे 17% पे कर लेता, फॉर एग्जाम्पल 10.2। ठीक है। और इसने जो है वो 8.5 करना था फॉर एग्जाम्पल। तो एफबीआर को टोटल कितना रिसीव होता? मैक्सिमम 8.5 प्लस इसका डिफरेंस 1.5-2 रुपए, ये 10-11 रुपए जो है वो टोटल रिसीव हो रहा होता। पूरा जो 17 रुपए है वो चार्ज नहीं होता। लेकिन ये हम सिर्फ एक पैकेट की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में कितना सिगरेट बिकता है पर डे, तो वो कितना अमाउंट हो रहा होगा एफबीआर का कलेक्शन। ठीक है। तो इनको जो है वो ये ज्यादा फिजिबल लगा कि इन्होंने थर्ड स्केड्यूल की एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी, तो उसके बाद इनको अच्छा खासा सेल्स टैक्स के अंदर अमाउंट रिसीव होना शुरू हो गया। ठीक है। जब इन्होंने देखा कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो फिर इन्होंने कहा कि सिर्फ सिगरेट्स पे ही क्यों, मतलब व्हाई नॉट इंक्लूड अदर आइटम्स इन द थर्ड स्केड्यूल। थर्ड स्केड्यूल में बाकी सारे आइटम्स को भी क्यों ना इंक्लूड करें। तो फिर वो इंक्लूड करते गए और आज ये आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव सी लिस्ट आ गई है। ठीक है जी। तो ये रीजन था कि आपका थर्ड स्केड्यूल स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी। अच्छा, थर्ड स्केड्यूल आइटम सेल करने वाला है हमेशा अनरजिस्टर्ड होंगे। हम डिस्कस करेंगे कि कौन से लोग आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, किनके ऊपर रजिस्ट्रेशन मस्ट है। ठीक है। अगर कोई बंदा सिर्फ थर्ड स्केड्यूल आइटम्स में डील कर रहा है तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अगर वो चाहे तो कर ले रजिस्टर, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर थर्ड स्केड्यूल आइटम के अलावा और कोई आइटम भी डील कर रहा है तो फिर उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो मस्ट हो जाएगी। फिर हम देखेंगे उसके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी एग्जाम्पशंस हैं। 2 किस्म की एग्जाम्पशंस होती हैं, एक आइटम बेस्ड एग्जाम्पशन होती है, दूसरी टर्नओवर बेस्ड एग्जाम्पशन होती है। वो हम इंशाल्लाह नमाज के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, नमाज का ब्रेक लेते हैं और नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्दर टैक्स किन केसेस में चार्ज नहीं होगा। उसमें थर्ड स्केड्यूल आइटम्स आ गए थे, तो फिर हमने थर्ड स्केड्यूल आइटम्स को डिटेल में डिस्कस किया था।
ठीक है, अब मैं दोबारा से वही लिस्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ. Supplies to government, semi-government and statutory regulatory bodies, supply of goods directly to end consumers, including supplies by a retailer, items falling under third schedule. तो थर्ड स्केड्यूल आइटम्स के ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा. Electricity supplied to domestic and agricultural consumers, natural gas supplied to domestic consumers and CNG stations, supply of second hand worn clothing and other worn articles, लुंडे का सामान, गुड्स फॉलिंग अंडर जीरो रेटिंग, जीरो रेटेड जो सप्लाई जीरो रेटिंग गुड्स आती हैं उनके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा, उनके ऊपर सेल्स टैक्स 0% पे चार्ज होता है और फर्दर टैक्स भी कोई चार्ज नहीं होगा, चाहे जो आपका कस्टमर है वो अनरजिस्टर्ड ही क्यों ना हो. Foam products including spring mattresses and white crystalline sugar, fertilizers, jet fuel, supplies by steel melters, re-rollers and ship breakers, and few other items specified in the notification. अच्छा, इसके अंदर फोम प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्प्रिंग मैट्रेसेस आपने देखा था कि वो थर्ड स्केड्यूल के अंदर भी आ रहा था और यहाँ पे भी आपको स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी उसमें है तो फिर आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी. Further tax shall not become part of output tax, which means that further tax is payable to the FBR as a bottom line figure. Further tax आपका input output adjustment का part नहीं बनेगा. ठीक है, तो फिर वो आपको एज अ सेपरेट फिगर पे करनी पड़ेगी, चाहे आपका उस महीने रिफंडेबल अमाउंट ही क्यों ना आ रहा हो, फर्दर टैक्स आप पे करेंगे. उसके बाद है सेल्स थ्रू फैक्ट्रीज आउटलेट्स मींस सेल्स टू एंड कंज्यूमर्स एंड यूजर्स and therefore further tax is not chargeable. Likewise, sales to employees, educational institutions, hospitals, government departments and so on will not be subject to further tax being end consumers. तो hospitals हो गए, government departments हो गए, educational institutions हो गए, या कोई कंपनी अपने ही employees को सेल कर रही हो तो वो भी वहां पे भी further tax charge नहीं होगा. ये आपकी खालिद पेटी वाला की बुक है, उसके अंदर पेज नंबर 353 पे हूँ मैं. FBR has power to fix a lower or higher rate on specified items. FBR के पास ये पावर है अंडर सेल्स टैक्स एक्ट के वो किसी भी आइटम्स पे ज्यादा या कम का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज कर सकती है. कम के लिए आपके पास 8th स्केड्यूल है और ज्यादा के लिए थ्रू नोटिफिकेशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर वो मोर देन 17% सेल्स टैक्स चार्ज करते रहते हैं. ठीक है, उसके बाद 8th स्केड्यूल की आपके पास लिस्ट गिवन है. 8th स्केड्यूल मैंने आपको बताया था रिड्यूस रेटेड होता है. Eighth schedule specifies import or supply of certain goods on which sales tax is chargeable at reduced rate subject to certain conditions. कुछ एग्जांपल्स गिवन है. 10% ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन, अगर रॉ कॉटन आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपको 10% पे करना पड़ेगा. लोकली परचेज करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होती है, 6th स्केड्यूल में है. फर्टिलाइजर्स के ऊपर 2% है. फ्लेवर्ड मिल्क, फैट फिल्ड मिल्क, चीज, बटर एक्सेट्रा इफ सोल्ड इन रिटेल पैकिंग अंडर ब्रांड नेम तो उसके लिए 10% का रेट है सेल्स टैक्स का. 1% ऑन सिल्वर एंड गोल्ड इन अनवर्क कंडीशन, गोल्ड या सिल्वर आपने रॉ फॉर्म में लेते हैं, मतलब ऑर्नामेंट्स नहीं बने होते, ज्वेलरी नहीं बनी हुई होती, तो उसके ऊपर 1% है. आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी अगर वो वर्क फॉर्म में हो, ज्वेलरी हो, तो 1.5% ऑफ वैल्यू ऑफ गोल्ड प्लस 0.5% ऑफ वैल्यू ऑफ डायमंड. गोल्ड के लिए 1.5% है, डायमंड के लिए 0.5% है और मेकिंग चार्जेस के लिए बनाने की जो चार्जेस होती हैं उसके लिए ऊपर 3% होता है. नो इनपुट टैक्स अलाउड एक्सेप्ट इनपुट टैक्स पेड ऑन गोल्ड. इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होता, मेकिंग चार्जेस के ऊपर तो होता ही नहीं है, एक्सेप्ट इनपुट टैक्स पेड ऑन गोल्ड. जो आप गोल्ड परचेज करते हैं उसके ऊपर अगर आपने इनपुट टैक्स पे किया है तो उसका आप जो है वो एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं. 1% जी सर, यहाँ पर रिड्यूस रेट में भी फर्टिलाइजर्स पर 2% है, लेकिन हमने स्टैंडर्ड रेट में भी फर्टिलाइजर पढ़ा था तो वहाँ पर 17%, जहाँ पर 2%. नहीं, स्टैंडर्ड रेट में मैंने आपको कभी लिस्ट पढ़ाई ही नहीं है. फर्टिलाइजर जो था वो, हाँ, थोड़ी देर पहले जो हमने लिस्ट पढ़ी थी जी जी,
वो थी थर्ड स्केड्यूल आइटम्स। थर्ड स्केड्यूल जी। आइटम्स में जरूरी नहीं है कि 17% ही होगा, वो तो मैंने एग्जांपल समझाने के लिए दिया था। अगर देखें जैसे ये आपने फर्टिलाइजर वाला बिल्कुल सही पकड़ा है, तो फर्टिलाइजर्स के ऊपर अगर कितना है 2% है, तो ये 2%। चार्ज होगा इन द मोड ऑफ थर्ड स्केड्यूल। अच्छा। ठीक है, 2% मैन्युफैक्चरर जो है वो चार्ज करेगा ऑन द MRRP, मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड रिटेल प्राइस के ऊपर। ओके सर। ठीक है, फिर उसका अगर डीलर होगा तो वो जितना 2% पे किया है वही चार्ज करेगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर ने जितना 2% पे किया है वही चार्ज करेगा सपोज होलसेलर से, होलसेलर ने भी जितना 2% का अमाउंट पे किया है वही चार्ज करेगा रिटेलर से, और इसी तरह से एंड कंज्यूमर के ऊपर वो बर्डन ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन थर्ड स्केड्यूल आइटम्स का मतलब हरगिज ये नहीं है कि इनके ऊपर हमेशा 17% ही चार्ज होगा। अगर कोई उनमें से कोई आइटम 8th स्केड्यूल में आता है तो उसके ऊपर रिड्यूस्ड रेटेड लगेगा। ठीक है, 1% on locally manufactured electric vehicles such as electric buses, rickshaw, motorcycles। ठीक है, उनके ऊपर 1% जो है वो सेल्स टैक्स का अमाउंट चार्ज होगा। 10% on import of plant and machinery not manufactured locally and having no compatible local substitutes, however the following conditions apply। अच्छा, अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करवा रहे हैं और जिसका कोई लोकल सब्स्टिट्यूट ना हो, ठीक है, और पाकिस्तान में वो ही जो है वो प्लांट एंड मशीनरी अगर मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स का रेट लगेगा 10%। ठीक है, अच्छा, इंपोर्ट आप जब करवाते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो मतलब मैन्युफैक्चरर खुद डायरेक्टली इंपोर्ट करवा ले अपने लिए, या हो सकता है कि वो किसी और को कहे कि आप एक काम करें, हमें इंपोर्ट करवा के और आप हमें सेल कर दें। ठीक है, तो मैं दोनों केसेस को अलग अलग डिस्कस कर लेता हूं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मैं अपने लिए इंपोर्ट करवा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, 10% जो जिस वक्त वो कस्टम अथॉरिटी से क्लियर करवा रहा हूँ पोर्ट के ऊपर, उस वक्त 10% जो है वो सेल्स टैक्स का अमाउंट पे कर दूंगा, और स्टैंडर्ड रेट में से 10% माइनस करके जो डिफरेंस आएगा 7% का, उसका मैं उनको पोस्ट डेटेड चेक दे दूंगा। ठीक है, और वो मुझे क्लेम कब होगा, वो जब नेक्स्ट मंथ का जब मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, क्योंकि सेल्स टैक्स का रिटर्न जो है वो मंथली बेसिस पे होता है। तो नेक्स्ट मंथ का जब मैं सेल्स टैक्स का रिटर्न फाइल करूंगा, तो उसमें जो है वो अपना वो रिटर्न फाइल करते हुए मैं अपना 7% जो मैंने एडिशनली पे किया था वो उनसे क्लेम करूंगा, और FBR वाले आएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे कि हाँ वाकई जो प्लांट हमने वहां से क्लियर करवाया था वो हमने खुद मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहे हैं, आगे सेल नहीं कर रहे किसी को। ठीक है, ये हो गया जब मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं अपने लिए खुद इंपोर्ट करवा रहा हूँ। दूसरा होता है कि मैं खुद मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, बल्कि मैंने किसी और के कहने पे, किसी और ने ऑर्डर दिया है कि यार मुझे ये आप प्लांट जो है वो इंपोर्ट करवा के दें और मुझे आप जो है सेल कर दीजिएगा। तब मैं हूँगा कमर्शियल इंपोर्टर। कमर्शियल इंपोर्टर कौन होता है, वो जो कोई भी चीज़ इंपोर्ट करवाए और उसके ऊपर फर्दर कोई मैन्युफैक्चर किए बगैर उसको एज इट इज़ आगे सेल कर दे, उसको हम कहते हैं कमर्शियल इंपोर्टर। तो अगर मैं कमर्शियल इंपोर्टर हूँ तो ये ज़रूरी है कि मैं उसको, अगर मुझे 10% सेल्स टैक्स पे करना है रिड्यूस रेट के ऊपर, तो ये ज़रूरी है कि जिसको मैं सेल कर रहा हूँ वो पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो पर्सन अनरजिस्टर्ड होगा तो मुझे 17% सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज मैंने जो है वो इंपोर्ट करवाया नज़र के लिए। ठीक है, तो नज़र को मैं सेल करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही पोर्ट के ऊपर आएगा और कस्टम से मैं क्लियर करवा रहा हूँ, बाकी सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटीज वगैरह पे कर रहा हूँ, तो 10% सेल्स टैक्स उसी वक्त पे कर दूंगा, और जो डिफरेंशियल अमाउंट है 7% का, उसका मैं उनको पोस्ट डेटेड चेक या बैंक गारंटी या बैंक ड्राफ्ट वगैरह, बैंकर्स चेक वगैरह उनको FBR को जमा करवाऊंगा कि मैं जब ये किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करूंगा तो फिर आप मुझे ये जो 7% का डिफरेंशियल अमाउंट है वो वापस कर देंगे। अगर मैंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया तो वो जो 7% का जो मैंने डिफरेंशियल पे किया है वो FBR के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया तो फिर वो मुझे 7% का जो चेक होगा या जो भी बैंक गारंटी या बैंकर्स चेक वगैरह होगा वो मुझे वापस कर देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं। थर्ड स्केड्यूल के अंदर ये कंडीशंस भी लिखी हुई हैं कि कौन कौन से आइटम्स पे कौन कौन सी कंडीशंस एप्लीकेबल हैं, तब वो जाके रिड्यूस रेटेड मिलेगा हमें। ठीक है बेटा, ये क्लियर है?
यस सर। उसके बाद है द एफबीआर हैज द अथॉरिटी टू लेवी एंड कलेक्ट सेल्स टैक्स ऑन फिक्स्ड बेसिस और ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ प्लांट इन लिeu ऑफ सेल्स टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेल्स टैक्स एफबीआर के पास ये अथॉरिटी है कि वो फिक्स्ड बेसिस पे या कैपेसिटी की बेसिस पे सेल्स टैक्स चार्ज कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनके ऊपर उन्होंने फिक्स्ड पर मंथ बेसिस पे सेल्स टैक्स का अमाउंट रख दिया है कि आप इतना सेल्स टैक्स पे कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल 7500 पर मंथ इन सिंध, केपीके, बलूचिस्तान एंड स्पेसिफाइड एरियाज ऑफ पंजाब सच एज मियांवाली, मुल्तान एटसेट्रा। वहाँ पे जो ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर हैं वो 7500 रुपीज पर मंथ सेल्स टैक्स पे करेंगे। 10,000 पर मंथ इन स्पेसिफाइड एरियाज ऑफ पंजाब सच एज झेलम, सरगोदा, सियालकोट एटसेट्रा। यहाँ पे जो ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर है वो 10,000 पर मंथ पे करेगा और 12,500 पर मंथ इन लाहौर, इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। यहाँ पे जो है वो बंदा 10,000 पर मंथ फिक्स टैक्स सेल्स टैक्स पे कर रहा होगा। अच्छा, उसके बाद है कैपेसिटी टैक्स। हो सकता है कि एफबीआर आपको कहे कि आप कैपेसिटी के ऊपर जितनी आपकी प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप हमें सेल्स टैक्स पे कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल कैपेसिटी टैक्स सेल्स टैक्स में हमारे पास एक ही एग्जांपल है, वो है बेवरेजेस मैन्युफैक्चरर। फॉर एग्जांपल पेप्सी कोला कंपनी है, उसके बाद उसके पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके अंदर फॉर एग्जांपल मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, फॉर एग्जांपल उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो है सपोज 10,000 लीटर्स। तो 10,000 लीटर्स के ऊपर कितना सेल्स टैक्स का अमाउंट लगेगा, वो कहते हैं कि आप कैपेसिटी के हिसाब से 10,000 के हिसाब से आप हमें पे कर दें। ठीक है, और जितना भी अमाउंट सेल्स टैक्स का होगा, फॉर एग्जांपल 10,000 लीटर्स के ऊपर फॉर एग्जांपल बनाए 20 लाख रुपए, तो आप एक काम करें 20 लाख रुपए आप हमें हर महीने या जो भी उसका मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है 10,000 लीटर्स अगर पर मंथ है तो मंथली बेसिस पे आप हमें पे कर देंगे, या एनुअल बेसिस पे जितना भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है प्लांट की वो आप हमें पे कर देंगे। ठीक है, फिर जो आप जितना भी चार्ज करेंगे उसका फिर डिफरेंस इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट करके वो आप अपना रिटर्न फाइल करवा लीजिएगा, लेकिन आउटपुट टैक्स जो होगा वो आपका फिक्स बेसिस कैपेसिटी के बेसिस पे होगा। अच्छा, मोबाइल फोन्स के ऊपर और सिम कार्ड्स के ऊपर भी फिक्स टैक्स है। 9th स्केड्यूल के अंदर ये आइटम्स गिवन है जिसके अंदर आपके मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, अदर देन स्मार्टफोन, सिम्बियन फोन्स वगैरह, या आपके जो सिम कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर वो बताते हैं कि आपका फिक्स अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स होगा कि इतना अमाउंट आप फिक्स कर दें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मोबाइल फ़ोन या वो सिम कार्ड जो है वो कितने का सेल होता है। ठीक है, वो फिक्स अमाउंट वो आपसे चार्ज करते हैं एज सेल्स टैक्स। सर इस कंडीशन में जो सिम कार्ड है ये तो फॉर एग्जांपल अभी जो कंपनी पाकिस्तान में 50 रुपए में या फ्री में भी ऑफर करती हैं कि आप सिम कार्ड ले लें, तो ये जो इसके ऊपर जो टैक्स है ये कंपनी बेयर करेगी जितनी भी सिम कार्ड इशू करेगी? जी बिल्कुल। ओके सर। अच्छा, उसके बाद है हु इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स पे करने के लिए कौन लायबल है? आप अपने सारी जिंदगी परचेजिंग की होगी लेकिन आपने कभी आई एम श्योर से एफबीआर नहीं गए होंगे सेल्स टैक्स जमा करवाने के लिए। ठीक है, आपके बिहाफ पे कौन से जमा करवाता है? एफबीआई, आपका जो सप्लायर होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन हु इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स, लायबिलिटी टू पे द सेल्स टैक्स टू द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट शैल बी ऑफ द पर्सन मेकिंग द सप्लाई। जो सप्लाई कर रहा होगा उसकी, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इट मींस दैट द परचेजर हु पेज सेल्स टैक्स डज नॉट पे। ठीक है, और इंपोर्ट के केस में जो बंदा इंपोर्ट कर रहा होगा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी, मैन्युफैक्चरर, मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं सेल्स टैक्स पे करूंगा। अगर मैं कमर्शियल इंपोर्टर हूँ, मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ तो मैं पे कर रहा हूँ। और इन केस ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो सेल्स टैक्स पे कर रहा होगा। ठीक है, हाँ कुछ केसेस में जो परचेजर होता है कभी कभी एफबीआर हो सकता है किसी नोटिफिकेशन के थ्रू उनको उनके ऊपर ये लायबिलिटी रख दे कि परचेजर जो है वो सेल्स टैक्स अमाउंट पे करेगा। ठीक है जी। उसके बाद है व्हेन टू पे सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कब पे करना चाहिए?
अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो जिस वक्त आप कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं कस्टम क्लियरेंस के टाइम पे, उस वक्त सेल्स टैक्स पे करेंगे इन केस ऑफ इंपोर्ट्स, और बाकी सारे केसेस में जब आप सेल्स टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। अच्छा, सेल्स टैक्स का रिटर्न जो है वो मंथली बेसिस पे होता है और उसकी जो ड्यू डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख होती है। तो फॉर एग्जांपल अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, तो दिसंबर का सेल्स टैक्स का जो पीरियड है वो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है, और उसका रिटर्न फाइल करना और सेल्स टैक्स पे करने की लास्ट डेट जो है वो 15 जनवरी होगी। इसी तरह जनवरी का जो रिटर्न होगा वो आपकी उसकी ड्यू डेट क्या होगी, 15 फरवरी, और पेमेंट की भी ठीक है 15 तक जो है वो आपने सेल्स टैक्स पे कर देना है। क्लियर है बेटा? अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। सेल्स टैक्स एक मंथ के बाद रिटर्न फाइल कराते हैं? कि मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइल होता है और नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक आपने रिटर्न फाइल करवाना होता है। सर ये कस्टम ड्यूटी सेल्स टैक्स ही होता है? नहीं, कस्टम ड्यूटी अलग होती है। सर सर ये कैपेसिटी टैक्स जो आपने अभी पढ़ाया है, कैपेसिटी टैक्स, इतनी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके हवाले से टैक्स देते हैं। सर कभी ये जो जिस तरह अभी कवर्ड है कोविड-19, इसमें सर बहुत सारी मतलब जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो गई है, तो इस फिर उसकी एडजस्टमेंट होगी बाद में? हाँ, उसकी फिर जो है वो उसको हम कहते हैं एक्सेस इनपुट टैक्स। अगर फॉर एग्जांपल किसी मंथ में आपका आउटपुट टैक्स ज़्यादा हो, जो कि इसमें डेफिनेटली ज़्यादा होगा, कैपेसिटी आपने 100% पे ले लिया और आपकी जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग है वो है सपोज 90%, 80%, 70%, 50%, इवन ना भी हो, तो आपका इनपुट टैक्स हो जाएगा 0 या आउटपुट से जो है वो कम हो जाएगा। यस सर। ठीक है। यस। जी, एफईडी अलग है, कस्टम ड्यूटी अलग है और सेल्स टैक्स अलग है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर फेडरल एक्साइज ड्यूटी का होगा, उसमें मैं आपको सारी चीज़ों को एक साथ करके बता दूंगा कि किस तरह से ये सारी वर्किंग होती है। ठीक है, सेल्स टैक्स का आप यहाँ पे समझ लें, उसके बाद फिर हम आपको वहाँ पे सेल्स टैक्स, एफईडी, कस्टम ड्यूटी सब चीज़ें समझा देंगे और किस तरह से इनकी एप्लीकेशन होती है। ठीक है जी। अच्छा चलें, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसे शादेब ने भी सवाल पूछा था कि अगर कोई पर्सन जो है वो रजिस्टर ही नहीं होता, सारे के सारे लोग रजिस्टर नहीं होते, तो फिर क्या होगा। सबसे पहले तो एवरी पर्सन इन द सप्लाई चेन इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। सब लोग रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड हैं एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरर्स के अंदर, कॉटेज इंडस्ट्री और रिटेलर्स के अंदर, टियर 1 रिटेलर्स के अलावा बाकी सारे लोग जो हैं वो नहीं, रिटेलर्स के अंदर सिर्फ टियर 1 रिटेलर्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, उसके अलावा बाकी रिटेलर्स को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, कुछ आइटम बेस्ड एग्जाम्पशंस हैं, जैसे हमने बताया था आपको कि एग्जाम्प्ट आइटम्स में अगर आप डील कर रहे हैं तो फिर आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक भी आइटम आपका टैक्सेबल सप्लाईज में आता है, एग्जाम्प्ट आइटम्स में नहीं आता, तो फिर यू विल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है। अच्छा, आपकी बुक में ये चार्ट गिवन है कि कौन कौन पर्सन जो है वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, और कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। कॉटेज इंडस्ट्री बेसिकली इसका मतलब है जो कि स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कि घरों वगैरह में कोई छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके रखते हैं, उनको हम कॉटेज इंडस्ट्री में काउंट करते हैं। उसकी भी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। और टियर 1 रिटेलर क्या होते हैं, सिर्फ टियर 1 रिटेलर्स को जो है वो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो टियर 1 रिटेलर्स हैं उनको सेल्स टैक्स पे करने के लिए 2 ऑप्शंस गिवन है, वो भी आज अभी हम डिस्कस करते हैं।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास चार्ट गिवन है बुक के अंदर पेज नंबर 355 पे, इंपोर्टर, हर किस्म का इंपोर्टर, जो भी बंदा इंपोर्ट कर रहा होगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। Importer shall pay sales tax on import stage and subsequently charge sales tax on value of taxable supplies. जब वो import कर रहा होगा, import stage पे वो sales tax पे कर देगा, और जब वो उसको sell कर रहा होगा तो उससे वो output tax जो है चार्ज करके और input tax का एडजस्टमेंट लेके डिफरेंस जो है वो FBR को पे कर देगा। However, commercial importers shall pay sales tax as per 12th schedule. 12th schedule में बताया गया है कि commercial importer किस तरह से sales tax पे करेंगे। Wholesaler distribution registration is required and sales tax shall be charged on value of taxable supplies. सारे wholesaler, सारे distributors जो हैं वो आपके required हैं कि वो register होंगे। Retailer, सिर्फ tier 1 retailers are required to be registered. बाकी retailers जो है वो उनके ऊपर registration required नहीं होती। मैन्युफैक्चरर, इसमें दो कैटेगरीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्री और अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री, अदर मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री मींस अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न व्हिच फुलफिल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब ये सारी एक एक कंडीशन जो है वो मीट होनी चाहिए, तब आप कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आएंगे। और अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन सेल्स टैक्स की करवाने की जरूरत नहीं है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? नंबर 1, डज नॉट हैव एन इंडस्ट्रियल कनेक्शन और ऑफ गैस और इलेक्ट्रिसिटी। गैस या इलेक्ट्रिसिटी का इंडस्ट्रियल कनेक्शन उनके पास नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इज इन लोकेटेड इन अ रेजिडेंशियल एरिया, वो रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड होने चाहिए। नॉर्मली जो घरों वगैरह में छोटी मोटी इंडस्ट्री, छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं, ये उनकी बात चल रही है। डज नॉट हैव अ टोटल लेबर फोर्स ऑफ मोर देन 10 वर्कर्स, उसके पास वर्कफोर्स 10 वर्कर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल सप्लाईज डज नॉट एक्सीड 3 मिलियन। साल का टोटल टर्नओवर, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज 3 मिलियन, 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब आप ये, अगर आप ये सारी कंडीशंस मीट करते हैं तो फिर आप कॉटेज इंडस्ट्री में आएंगे। और अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री में आते हैं तो फिर आपको सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सर जी सर, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर हैं कॉटेज इंडस्ट्री के, फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन लाजमी है? यस, ओके सर। कॉटेज इंडस्ट्री में सिर्फ मैन्युफैक्चरर आता है, जो बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा हो। क्या लोकल बेकरी को हम कॉटेज इंडस्ट्री कह सकते हैं? जी, अगर लोकल बेकरी आपके इन सारी कंडीशंस को मीट करती हैं, डज नॉट हैव एन इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, और नंबर 2 उसके अंदर जो है वो 10 से ज़्यादा वर्कफोर्स ना हो, लेबर फोर्स जो है वो 10 से ज़्यादा ना हो टोटल, और रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड हो, और नंबर 4 जो है वो उसका एनुअल टर्नओवर 3 मिलियन से ज़्यादा ना हो, तो वो भी कॉटेज इंडस्ट्री में आ जाएगी। सर जी सर, यहाँ पे जो है आपने बात की कि इंडस्ट्रियल, सर यानी कि वो अगर सर, यानी एक चीज सर, एक इंडस्ट्रियल होती है सर, एक होती है जो कमर्शियल होती है। अगर वो कमर्शियल में आती है तो सर तब भी उस पर यही चीज लगेगी, क्योंकि सर यहाँ पे कमर्शियल और रेजिडेंशियल करके जो है काफी ज्यादा डिफरेंशिएट हो जाता है उसका गैस कनेक्शन या इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन। हाँ, उस केस में फिर अगर उसके पास इंडस्ट्रियल है तो फिर वो उसमें आ जाएगा, टियर 1 में नहीं आएगा, सॉरी कॉटेज इंडस्ट्री में नहीं आएगा। कनेक्शन उसके पास अगर इंडस्ट्रियल या गैस का हो, तो गैस या इलेक्ट्रिसिटी का इंडस्ट्रियल कनेक्शन होगा तो वो उसमें नहीं आएगा कॉटेज इंडस्ट्री में। सही सर, सिर्फ वो इंडस्ट्रियल का है, उसमें फिर बाद में सिर्फ कमर्शियल और रेजिडेंशियल करके वो जो, तो कमर्शियल को भी हम रेजिडेंशियल में गिनेंगे? नहीं, कमर्शियल तो, कमर्शियल इंडस्ट्रियल वो एक ही बात हो गई ना, मतलब काइंड ऑफ रेजिडेंशियल ही होना चाहिए। सही सर, ठीक है, सही।
अच्छा, टीयर 1 की रिटेलर की डेफिनेशन मुझे यहाँ पे बुक में नजर नहीं आ रही थी, तो मैंने आपको साथ यहाँ पे सेल्स टैक्स एक्ट शेयर कर लिया है। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा। Tier 1 retailer means a retailer falling in any one or more of the following categories, namely a retailer operating as a unit of a national or international chain of stores. अगर कोई नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स का पार्ट है तो वो टीयर 1 रिटेलर में आता है। A retailer operating in an air conditioned shopping mall, plaza, center excluding kiosks. कोई भी रिटेलर हो जो कि एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में काम कर रहा हो, एयर कंडीशन शॉपिंग प्लाजा, सेंटर एक्सक्लूडिंग कियोस्क्स जो खोखे होते हैं। A retailer whose cumulative electricity bill during the immediately preceding 12 consecutive months exceeds rupees 1200,000, पिछले 12 महीने का, मतलब अगर ये महीना दिसंबर का चल रहा है तो पिछले 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर तक इन 12 महीने का टोटल जो क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 12 लाख रुपए से ज्यादा ना होना चाहिए, सॉरी होना चाहिए, एक्सीड्स रुपीज 1200,000, 12 लाख रुपए से ज्यादा हो। A wholesaler cum retailer engage in bulk import and supply of end consumer goods on a wholesale basis to the retailers as well as on retail basis to the general body of the consumer. तो जो बंदा होलसेल का भी काम कर रहा है और साथ साथ रिटेल का काम भी कर रहा है तो वो भी टीयर 1 रिटेलर में आ जाएगा, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन मस्ट है। A retailer whose shop measures 1000 square feet in area or more. अगर कोई ऐसा रिटेलर है जिसकी शॉप का जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा हो। एनी अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस एज प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड। अगर एफबीआर किसी के लिए कह दे कि ये लोग भी जो है वो टीयर 1 रिटेलर में आ जाते हैं तो वो भी आपके टीयर 1 रिटेलर में आ जाएंगे। और वंस वो टीयर 1 रिटेलर में आ जाते हैं तो फिर उसके पास जो है वो सेल्स टैक्स की अंदर रजिस्ट्रेशन मस्ट हो जाएगी, उनको फिर सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन जरूर करवानी है। और जब वो सेल्स टैक्स में अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फिर एफबीआर ने उनको टीयर 1 रिटेलर्स को 2 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए, आप एक काम करें, जैसे हमने अभी इनपुट और आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट की है वो आप करें, आप अपनी सारी परचेजेस रिकॉर्ड करवाएं, आप जो है उसके ऊपर सेल्स टैक्स इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए और आउटपुट टैक्स भी आप चार्ज करें, आप सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू करें और फिर उसका आउटपुट माइनस इनपुट जो एडजस्टमेंट होगी वो करके आप नॉर्मल मैनर में सेल्स टैक्स पे करें। ऑप्शन नंबर 1। सेकंड ऑप्शन क्या है, आपका जितना भी एनुअल टर्नओवर है उसका 2%, एनुअल टर्नओवर का 2% सेल्स टैक्स पे कर दें। ठीक है, कोई इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट की फिर जरूरत नहीं है, बस आप क्या करें, जो आपका एनुअल टर्नओवर है उसका 2% सेल्स टैक्स पे कर दें। ठीक है जी। सर ठीक है। ठीक है, लोकल बेकरीज को कह सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। यस, मैंने आपको इसका बात का जवाब दे दिया। उनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है, किसके पास? कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रही हैं, उनके पास ना रेजिडेंशियल होता है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है लेकिन वो रेजिडेंशियल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास बुक में गिवन है एग्जांपल जिसके अंदर एक बंदा अनरजिस्टर्ड है, वो आपने देख लिया होगा। अच्छा, बुक में जहाँ पे आपके पास ये एग्जांपल है वहां पर एक और नई टर्मिनोलॉजी आपको नजर आई होगी पहले ही स्टेप पे। इम्पोर्टर्स इम्पोर्ट वैल्यू ₹9200। उसके बाद लिखा हुआ है कमर्शियल इम्पोर्टर इज रिक्वायर्ड टू पे 17% नॉर्मल सेल्स टैक्स प्लस 3% ऑफ इम्पोर्ट वैल्यू एंड नो रिफंड कैन बी क्लेम्ड बाय हिम ऑफ दिस अमाउंट, रेफर टू प्रोविजंस फॉर कमर्शियल इम्पोर्टर्स। अच्छा, स्पेशल प्रोसीजर रूल्स हैं जिसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, वो है आपका मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स। मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कमर्शियल इंपोर्टर हैं
और आके आप एक इंपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है 100 मिलियन की, तो अब आपका आप एक काम करेंगे, आप उसके ऊपर सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं, अज्यूमिंग कि आप कोई प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट नहीं करवा रहे, तो उसके ऊपर आप सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं 17 रुपये। 17 रुपये के अलावा आप एक काम करें, मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स पे करें, जो कि कितना है 3%। तो जब आप इंपोर्ट करवा रहे होंगे तो आपका 100 का इंपोर्ट है प्लस 17 सेल्स टैक्स प्लस 3 मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स। मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स का मतलब क्या है, कम से कम इतनी वैल्यू एडिशन आप करेंगे जब आप सेल्स कर रहे होंगे, कम से कम आप इतनी वैल्यू एडिशन करेंगे कि जो आप सेल्स के ऊपर 17% चार्ज करेंगे तो उसकी फिगर जो है 17 प्लस 3 20 आनी चाहिए। ठीक है, तो आप उस वक्त 17 रुपीज भी पे करेंगे एज सेल्स टैक्स और मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स पे करेंगे एट द रेट ऑफ 3%, 3 मिलियन रुपीज। टोटल आप 120 का पड़ जाएगा आपको। अब फॉर एग्जांपल आगे चल के आप उसको ये कह सकते हैं कि हम 20% चार्ज करते हैं इंपोर्ट पे। जी सर ये कह सकते हैं हम कि हम 20% चार्ज करते हैं इंपोर्ट पे। आप कह दें लेकिन सही नहीं होगा, गलत होगा। यस मैं समझ सकता हूँ सेल्स टैक्स 17% प्लस मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स 3%, 17 प्लस 3 20 होगा, लेकिन इतना सेल्स टैक्स पढ़ने के बाद अगर आप ये कहें तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। सेल्स टैक्स 17% प्लस मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स 3%। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि हम सेल्स टैक्स 20% पे करके आए, नहीं, सेल्स टैक्स आपने 17% पे किया है और 3% आपने मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स पे किया है। ओके सर, ठीक है जी। और फर्दर टैक्स इसके अलावा है, लेकिन इस केस में अभी फर्दर टैक्स की कोई एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है जी, चलें फिर आपने क्या किया, ये कमर्शियल इंपोर्टर ने उसको सेल किया फॉर एग्जांपल 150 रुपीज का, 150 रुपीज का सेल्स किया। ये जो इसने 120 का मंगवाया था उसके ऊपर उसने 17% सेल्स टैक्स चार्ज किया फॉर एग्जांपल, वो आ गया आपके पास 25.5। आपने इनपुट टैक्स कितना पे किया था 17% प्लस 3%, 17 प्लस 3 20 रुपीज। अब आप FBR को कितना पे करोगे 5.5। ठीक है, ये कब पे करोगे, जब आप नेक्स्ट रिटर्न फाइल करोगे सेल्स करने के बाद। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये आपने इंपोर्ट करवाई है जनवरी के महीने में और ये सेल अगर आपने फॉर एग्जांपल मार्च में की है, ठीक है, तो मार्च का रिटर्न आपका फाइल करोगे अप्रैल में, तो ये पेमेंट करोगे अप्रैल में। फर्दर टैक्स जो होता है वो एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन ये जो है मिनिमम वैल्यू टैक्स ये है एडजस्टेबल। यस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आउटपुट टैक्स के साथ, ये आउटपुट टैक्स के साथ में एडजस्टेबल है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, हो सकता है आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा ना हो, आपने 100 का मंगवाया था लेकिन आपने सेल किया 110 का और उसके ऊपर आपने 17% सेल्स टैक्स चार्ज किया, जिसका अमाउंट कितना बना 18.7। ठीक है, और आप ऑलरेडी कितना इनपुट टैक्स पे करके आए हो 20 मिलियन, तो डिफरेंस कितना आया 1.3 का, और इसका रिफंड जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आप एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट व्हाट, नेक्स्ट इंपोर्ट। ये आप नॉर्मल सेल्स के साथ भी एडजस्ट नहीं कर सकते, नॉर्मल आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते किसी और मंथ में। कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करके किसके साथ एडजस्ट करेंगे, जब आप नेक्स्ट टाइम इंपोर्ट करेंगे। तो फ्यूचर में अगर आपने कोई इंपोर्ट की है उसके ऊपर आपने जो है वो फॉर एग्जांपल आपने दूसरी इंपोर्ट की, वो भी 100 मिलियन की थी और उसके ऊपर 20 मिलियन का आपने सेल्स टैक्स पे किया, इनपुट टैक्स पे किया, सेल्स टैक्स प्लस मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स, और उसको अगर आपने अच्छे खासे मार्जिन पे सेल किया है, उसमें अगर कोई अमाउंट बनता है, पे टू FBR बनता है, तो उसमें से आप ये जो आपका पिछले सेल्स का 1.3 था ये एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओनली अगेंस्ट इंपोर्ट्स। लोकल अगर आपने कोई सेल परचेज की है वहां पे आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड होगा लेकिन एडजस्ट होगा सिर्फ इंपोर्ट के साथ। तो मैंने कब कहा कि ये रिफंडेबल है, रिफंडेबल थोड़ी है, ये तो एडजस्टेबल है। थ्री % नॉन रिफंडेबल है, हाँ बिल्कुल नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल ही है, नॉन रिफंडेबल है और ये एडजस्टेबल है।
मैंने इसको कहा है कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हैं, रिफंड नहीं ले सकते इसका। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स ये होगा इन केस ऑफ कमर्शियल इंपोर्ट्स ओनली। मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स कैरी फॉरवर्ड होगा और सिर्फ एडजस्ट होगा इंपोर्ट्स के साथ। लोकल सप्लाई के ऊपर जो अगर आपने आउटपुट टैक्स चार्ज किया है तो उसके साथ ये एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं चेंज इन टैक्स रेट्स। अगर ड्यूरिंग द सप्लाई आपके सेल्स टैक्स का रेट जो है वो चेंज हो जाए, नॉर्मली तो होता नहीं है, 17% सेल्स टैक्स का रेट है तो बहुत सालों से यही चल रहा है, तो चेंज तो होता नहीं है। लेकिन अगर जस्ट इन केस कभी चेंज हो जाए ड्यूरिंग द सप्लाई, आपका ऑर्डर मिला हुआ हो और आपने जो है वो उसको डिलीवर बाद में कर रहे हैं, ठीक है, और उस दौरान अगर सेल्स टैक्स का अमाउंट जो है वो चेंज हो जाए, या चले उसके अंदर भी यही होता है कि जिस वक्त ऑर्डर दिया था उस वक्त जो सेल्स टैक्स का रेट होगा वही एप्लीकेबल होगा, लेकिन इन केस ऑफ कमर्शियल इंपोर्ट्स या नॉर्मल इंपोर्ट्स के अंदर भी हो सकता है कि आपका जो सेल्स टैक्स का रेट है उस दौरान चेंज हो जाए, जब आपकी इंपोर्ट क्लियरेंस वगैरह के अंदर होती है चीज़ें। ठीक है, तो अब वो पढ़ते हैं। Taxable supply in Pakistan shall be charged to tax at such rate as is in force at the time of supply। जिस वक्त सप्लाई हो रही है at the time of supply जो सेल्स टैक्स का रेट एप्लीकेबल होगा वही यूज होगा। आसान हो रही है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। मदनी ने सवाल पूछा है, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर इन केस ऑफ थर्ड स्केड्यूल आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और नॉट। अगर कोई होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है और वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्केड्यूल आइटम्स में डील कर रहा है तो फिर उसके लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करने जितना टैक्स है सर यहाँ लिखा हुआ है बिस्किट्स एंड रिटेल पैकिंग, बिस्किट्स के साथ वो निम्को वगैरह वो जो चीजें होती हैं वो शामिल होती हैं या सिर्फ बिस्किट्स ही होंगे? नहीं, सिर्फ बिस्किट्स का मतलब सिर्फ बिस्किट्स। ओके सर, ठीक है जी। तो अच्छा, हमने मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे थे चेंज इन द टैक्स रेट्स। अगर टैक्स रेट्स जो है वो ड्यूरिंग द सप्लाई चेंज हो जाए, तो जिस वक्त आप ऑर्डर कर रहे हो, जिस वक्त सेल्स ऑर्डर हो रहा है, तो ऑर्डर के टाइम पे जो सेल्स टैक्स रेट होगा वो एप्लीकेबल होगा। और in case of import of goods shall be charged at such rate as is in force at the time of declaration is presented, whether for home consumption or for clearance। जिस वक्त आप गुड्स डिक्लेरेशन भेजते हो, अच्छा यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसका मैं आपको थोड़ा मतलब बता देता हूँ कि एक होता है जब आप फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में इंपोर्ट करवा रहा हूँ यूएसए से कोई गुड्स, ठीक है, तो यूएसए से जो मेरा सप्लायर होगा या जो मेरा एजेंट होगा जिसको मैंने हायर किया हुआ है कि आप जो है वो गुड्स शिप पे जो है वो शिप के कैप्टन को दे दें कि वो पाकिस्तान में लेकर आएगा, तो वो उसको एक डॉक्यूमेंट देता है जिसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। वो डिक्लेरेशन जो है वो मेरे लिए ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है। अगर वो मेरे पास होगा तो मुझे गुड्स मिलेंगी, अगर मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो मुझे गुड्स नहीं मिलेंगी, या जिसके पास भी वो डॉक्यूमेंट होगा उसको ही गुड्स मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे इंपोर्ट के लिए फॉर एग्जांपल यूएसए से मैंने गुड्स मंगवाई हैं और यूएसए से शिप के थ्रू पाकिस्तान में आने के लिए फॉर एग्जांपल 1 महीना लगता है, तो जो मेरा एजेंट होगा या जो सप्लायर होगा वो क्या करेगा, वो गुड्स डिलीवर करेगा शिप ऑनर को या शिप के कैप्टन को, और वो उसको डिक्लेरेशन देगा कि मैंने इनके बिहाफ मैंने आपके लिए ये गुड्स स्पेसिफिक गुड्स जो है वो रिसीव कर ली हैं। अब जब वो उसकी एक कॉपी उसके पास भी होगी शिप ऑनर या कैप्टन के पास, और जब वो पाकिस्तान पहुंचेगा तो वो डिक्लेरेशन जिसके हाथ में होगी जो दिखाएगा उसको वो गुड्स दे देगा।
अच्छा, ये डिक्लेरेशन वो सप्लायर या एजेंट मुझे एक स्पीडियर रूट से सेंड कर देगा थ्रू कुरियर और एनी अदर वे, वो मुझे, ताकि 30 डेज से पहले मुझे मिल जाए। फॉर एग्जांपल वो कुरियर के थ्रू भेजता है और वो मुझे 1 हफ्ते के अंदर रिसीव हो जाती हैं। एक हफ्ते के बाद जब वो मुझे रिसीव होंगी और अभी भी गुड्स को पहुंचने में 23-24 दिन हैं पहुंचने में, तो मैं क्या करता हूं कि जैसे ही वो गुड्स आती हैं उससे पहले ही मैं कस्टम अथॉरिटीज़ के पास चला जाता हूं और उनको कहता हूं कि ये मेरी गुड्स फलां शिप में आने वाली हैं, इससे रिलेटेड जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं वो हम कैलकुलेट करके स्केड्यूल होगा, वो हम FED में आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसके ऊपर जितना भी सेल्स टैक्स होगा, मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स अगर एप्लीकेबल है, FED है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी है, ये सब चीज़ें पे करके, और मैं जो है वो सेल्स टैक्स भी उसी वक्त पे कर रहा हूँ। उस वक्त जो रेट एप्लीकेबल होगा वो मैं पे करूँगा। ठीक है जी। अच्छा, गुड्स आ गई, ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा एडवांस में ही जो है वो अमाउंट पे कर दूँ। हो सकता है जब गुड्स आ जाएँ और मैं उस वक्त पे कर रहा हूँ, गुड्स आ गई, पहुंच गई, तो उसके बाद कस्टम अथॉरिटीज़ मुझे बताती हैं कि इन गुड्स को क्लियर करवाने के लिए, पोर्ट से उठाने के लिए मेरे पास टाइम पीरियड होगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जो भी गुड्स के हिसाब से होगा वो कस्टम अथॉरिटीज़ बताती हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। वो मुझे बताते हैं कि आप इतने दिन के अंदर अंदर क्लियर करवा लें। अगर उन दिनों के अंदर क्लियर करवा लिया तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं होम कंजम्पशन। ठीक है, होम कंजम्पशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि घर की कंजम्पशन के लिए मैंने कोई गुड्स मंगवाई हो। होम कंजम्पशन का मतलब है जो टाइम पीरियड उन्होंने दिया है मुझे, उस टाइम पीरियड के दौरान अगर मैंने गुड्स जो है वो उठवा ली तो उसको हम कहते हैं होम कंजम्पशन। और अगर उस टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल कस्टम अथॉरिटीज ने मुझे 7 डेज का टाइम दिया, 7 डेज में आप जो है वो अपनी गुड्स उठवा लें, और मैं उन दिनों में नहीं उठवा सकता, किसी भी वजह से डिले हो जाता है, तो कस्टम अथॉरिटीज उन गुड्स को उठा के अपने वेयर हाउस में रख लेती हैं और उसका किराया चार्ज करती हैं, जिसको हम डिमरेज कहते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर हमने पढ़ा था डिमरेज इज अ काइंड ऑफ फाइन, जो आप 7 डेज के अंदर या 3 डेज के अंदर जो भी कस्टम अथॉरिटीज ने आपको टाइम पीरियड बताया उसमें अगर आपने पे नहीं किया तो इट्स काइंड ऑफ फाइन, और वो आपको पे करना पड़ता है और वो अलाउबल एक्सपेंस होता है, वहाँ हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल जिस वक्त उन्होंने वेयर हाउस में अपने में जमा करवा दिया और उसके लिए मुझे डिमरेज पे करना पड़ रहा है, तो अब जिस वक्त मैं पे कर रहा हूँ उस वक्त जो सेल्स टैक्स का रेट होगा वो चार्ज करना पड़ेगा। हो सकता है उन्होंने जब गुड्स पोर्ट पे आई हो उस वक्त रेट था 17%, और जब उन्होंने गुड्स जो है वो उसके अंदर कर दी, वेयर हाउस में अपने लेकर गए, उस वक्त रेट चेंज हो गया 18%, तो अब मुझसे वो 18% चार्ज करेंगे, 17% चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैंने कुछ दिन पहले करवा लिया होता और जिस वक्त रेट 17% था तो वो मेरी गुड्स 17% पे क्लियर हो गई होती। ठीक है, अब आप इसको पढ़ें। Import of goods shall be charged at such rate as is in force at the time of declaration is presented। जब मैं पहले से ही गुड्स पहुंचने से पहले डिक्लेरेशन दे देता हूँ। Whether for home consumption मतलब जब तक वो पोर्ट के ऊपर पड़ा है उस टाइम पीरियड के दौरान अगर मैं उन गुड्स को पिक कर रहा हूँ, और फॉर क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस एज द केस मे बी, या मैं वेयर हाउस से ले रहा हूँ जब मुझे डिमरेज पे करना पड़ता है मे बी, एक्सेप्ट वेयर गुड्स डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड इन एडवांस ऑफ द अराइवल ऑफ कन्वेंस। जब गुड्स डिक्लेरेशन आप एडवांस में पे करते हो, द टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट एज इज इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस इज डिलीवर्ड। मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस क्या होती है? जितने भी शिप्स पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो शिप का जो कैप्टन होता है वो एक मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस देता है। मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस क्या होता है? वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो शिप ऑनर प्रिपेयर करता है या शिप का कैप्टन प्रिपेयर करता है कि मैं ये गुड्स लेकर आ रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, कस्टम अथॉरिटीज देखती हैं कि हाँ क्या ये गुड्स जो है वो पाकिस्तान में अलाउड हैं, इनमें कोई ऐसी गुड्स तो नहीं है जिसको कस्टम अथॉरिटीज ने कस्टम एक्ट के थ्रू या किसी और कानून के तहत उसको पाकिस्तान में लाना मना हो। ठीक है, वो मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस देखते हैं और फिर वो शिप के अंदर जाके गुड्स को इंस्पेक्ट भी करते हैं कि हाँ वाकई जो इसने कहा है वही गुड्स हैं, उसके अलावा तो कोई ऐसी गुड्स नहीं है जो कि पाकिस्तान में नहीं लानी चाहिए। ठीक है, तो जिस वक्त मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस आपको डिलीवर हो रहा है उस वक्त जो रेट एप्लीकेबल होगा वो आपको सेल्स टैक्स का पे करना पड़ेगा। नॉर्मली 17% कांस्टेंट ही है, लेकिन जस्ट इन केस अगर कभी चेंज हो जाए तो फिर ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। इन केस ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस, जब आप वेयर हाउस से क्लियर करवाते हैं, जब आपको डिमरेज वाली पोजीशन में आ गए, जब आपको डिमरेज पे कर रहे हैं और आप वेयर हाउस से क्लियर करवा रहे हैं, तो इफ द टैक्स इज नॉट पेड विद इन 7 डेज, जब आपने डिक्लेरेशन देने के बाद 7 डेज तक आपने पे नहीं किया या 3, 4, 5 जितने भी डेज होंगे
ये जो आपने को कस्टम अथॉरिटीज बताती हैं, द टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट एज इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। फिर उसके बाद 7 डेज या 3 डेज 5 डेज के टाइम पीरियड गुजरने के बाद, जितना टाइम पीरियड आपने गुजारा, उसके बाद जब आप पे कर रहे हो, जिस दिन पे कर रहे हो उस दिन जो रेट एप्लीकेबल होगा वो आप सेल्स टैक्स का रेट पे करेंगे। ठीक है बेटा, चेंज इन द टैक्स रेट्स, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। उसके बाद है जीरो रेटेड सप्लाई, सेक्शन 4 फिफ्थ स्केड्यूल। Goods falling under this category are chargeable to sales tax at 0%. It means that their output tax is 0%. However, their corresponding purchases may not necessarily be zero, and therefore input tax would be suffered, which is reclaimable as input tax. कौन कौन सी गुड्स जीरो रेटिंग में आती हैं? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी अदर देन फॉलोइंग। सारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो जीरो रेटिंग में आती हैं, एक्सेप्ट एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान, ईरान और चाइना, ये जीरो रेटिंग में नहीं आती। और अफगानिस्तान को जो लैंड रूट के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं वो आपके जीरो रेटिंग में नहीं आती। नंबर 2, एक्सपोर्ट्स इंटेंडेड टू बी रीइंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान। ऐसी एक्सपोर्ट्स जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा से पाकिस्तान में रीइंपोर्ट वही गुड्स होंगी। अच्छा, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो फिर उसको रीइंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? ये बेसिकली आपका है कि अगर आप कोई गुड्स पाकिस्तान, हाँ मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करवाई, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कोई मशीनरी इंपोर्ट करवाई है और उसके अंदर कोई मसला आ जाता है और कोई फॉल्ट आ जाता है, तो हो सकता है आप मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करें और उनको कहें कि आपकी मशीनरी के अंदर फॉल्ट आया हुआ है। तो हो सकता है वो आपको कहें कि आप एक काम करें, आप वो मशीनरी या वो पार्ट जो है वो हमें भेज दें, हम आपको रिप्लेस करके दूसरा बना के दे देते हैं या उसी को ठीक करके आपको वापस भेज देंगे। तो इस केस में ये इस कैटेगरी में आएगा एक्सपोर्ट इंटेंडेड टू बी रीइंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से वो बाहर जा रहा है, ठीक है, और वो वापस आएगा, ठीक है, तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने इसके ऊपर जीरो रेटेड कर दिया। ठीक है बेटा। Examples of other items in this under this category include supply to diplomats, diplomatic missions and privileged persons, supply of raw materials and components for further manufacture of goods in export processing zone. Export processing zone के अंदर raw material या components आप supply कर रहे हैं तो वो भी आपके जीरो रेटेड में आएंगे। हालांकि वो एक्सपोर्ट बाद में होंगे मैन्युफैक्चर होने के बाद, लेकिन उनका रॉ मटेरियल भी इन्होंने क्या कर दिया, जीरो रेटेड कर दिया। सप्लाई ऑफ लोकली प्रोड्यूस प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। लोकली प्रोड्यूस कोई प्लांट एंड मशीनरी आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को के अंदर किसी कंपनी को दे रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चरर को दे रहे हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस इंक्लूडिंग दैट द परचेजर in EPZ shall submit an indemnity bond that the machinery shall not be sold or otherwise removed from EPZ without permission from the commissioner. उसके ऊपर कंडीशन क्या है, जो मैन्युफैक्चरर, जो सप्लाई, जो परचेजर है प्लांट एंड मशीनरी का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर, वो एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करता है और उसका फॉर्मेट जो है वो आपके सेल्स टैक्स के अंदर गिवन है, सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर गिवन है। इंडेमनिटी बॉन्ड का जो फॉर्मेट है कि वो उस फॉर्मेट के अंदर बताता है उस मशीनरी, उस प्लांट की जो है वो स्पेसिफिकेशन, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे इंडेमनिटी बॉन्ड के अंदर लिखी हुई है। वो इंडेमनिटी बॉन्ड देता है कमिश्नर को बगैर उसकी इजाज़त के, ना वो आगे किसी को सेल करेगा, ना ही एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से बाहर निकालेगा। इंपोर्ट्स और सप्लाईज मेड टू ग्वादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ग्वादर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जो आप इंपोर्ट या सप्लाईज करते हैं एक्सक्लूडिंग व्हीकल्स के अलावा। अच्छा, व्हीकल्स इंपोर्टेड बाय चाइना ओवरसीज पोर्ट हैंडलिंग कंपनी लिमिटेड एंड इट्स ऑपरेटिंग कंपनीज फॉर यूज इन ग्वादर आर एग्जेम्प्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 23 ईयर्स। ठीक है। सप्लाई टू एक्सपोर्टर्स अंडर ड्यूटी एंड टैक्स रिमिशन रूल्स 2001। अगर आप किसी एक्सपोर्टर्स को दे रहे हैं अंडर ड्यूटी एंड टैक्स रिमिशन रूल्स 2001 सप्लाईज कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए जीरो रेटेड में आएंगी। सप्लाई टू ड्यूटी फ्री शॉप्स,
supply of stores and provisions for consumption aboard conveyance proceeding outside Pakistan. कोई इंटरनेशनल फ्लाइट है या इंटरनेशनल शिप है वो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, तो उसको अगर आप कोई सप्लाईज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपकी जीरो रेटेड में आ जाएंगी. पैकिंग मटेरियल यूज फॉर जीरो रेटेड सप्लाईज. इलेक्ट्रिक एंड गैस कंज्यूम्ड बाय मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स. इलेक्ट्रिसिटी और गैस जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स हैं, वो मैन्युफैक्चरर जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस कंज्यूम करेंगे वो भी जीरो रेटेड में आ जाएगी. अदर स्पेसिफाइड आइटम्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस इंक्लूडिंग बाइसिकल्स, पेंसिल्स, पेन्स एटसेट्रा. ये सारी आपकी जीरो रेटेड की एग्जांपल्स हैं. ठीक है, फुल लिस्ट के लिए आप 5th स्केड्यूल को रेफर करेंगे. ठीक है, रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज. अच्छा, नॉर्मली जो रिफंड का प्रोसीजर है वो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं कि जीरो रेटेड सप्लाईज का इनपुट टैक्स जो है वो किस तरह से रिफंड होगा. नॉर्मली अगर आपका सेल्स टैक्स का रिफंडेबल अमाउंट बनता है तो वो रिफंड आपको फौरन नहीं मिलता. उसको आप कहते हैं कि आप कैरी फॉरवर्ड करें नेक्स्ट पीरियड के अंदर, मतलब नेक्स्ट मंथ. सेल्स टैक्स के अंदर नेक्स्ट पीरियड का मतलब है नेक्स्ट मंथ. तो फॉर एग्जांपल दिसंबर का मेरा कोई कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, मेरा एक्सेस आ रहा है, रिफंडेबल अमाउंट आ रहा है, तो मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा जनवरी के अंदर. अगर वहाँ पे एडजस्ट हो सकता है तो ठीक है, वरना अगर वहाँ पे भी नहीं होगा फिर कैरी फॉरवर्ड करूंगा फेब में. फेब में हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फरवरी से मार्च में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. मार्च में नहीं हुआ तो अप्रैल में नहीं हुआ तो मई में नहीं हुआ तो जून में चला जाएगा. और जून में अगर नहीं हुआ तो फिर आप पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, और अगर पूरे साल में कहीं एडजस्ट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप रिफंड की एप्लीकेशन क्लेम जो है वो फाइल करेंगे कि आप हमें इसका रिफंड पे कर दें सेल्स टैक्स का. ये होता है नॉर्मल सप्लाईज के अंदर, अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज. ठीक है, अब आते हैं कि जीरो रेटेड सप्लाईज का रिफंड प्रोसीजर किस तरह होगा. रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज शैल बी मेड विद इन 45 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. रिटर्न फाइल करने के 45 डेज के अंदर उन्होंने क्या करना है, रिफंड पे करना है. इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे एनी टैक्स, अगर उसको कोई और टैक्स, इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स किसी और महीने का रहता है वो पे करना है, तो वो भी जो है वो इसमें से रिफंड में से एडजस्ट हो जाएगा. कोई सरचार्ज, कोई पेनल्टी वगैरह पे करनी है तो वो भी इसमें से ही एडजस्ट होके रिमेनिंग अमाउंट का वो रिफंड क्लेम करेगा या वो रिफंड वहीं पे एडजस्ट हो जाएगा. Where there is reason to believe that a person has claimed incorrect input tax credit or refund, the proceeding against him shall be completed within 60 days. अगर उसको FBR को लगता है कि इसने जो है वो ज़्यादा टैक्स क्लेम कर लिया है, रिफंड क्लेम जो है वो ज़्यादा अमाउंट का कर लिया है, तो उसके अगेंस्ट इंक्वायरी या जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो विद इन 60 डेज कंप्लीट की जाएंगी. और अगर कमिश्नर को लगता है कि 60 डेज में कंप्लीट नहीं हो सकती तो फिर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 120 डेज. और ये कौन करेगा? एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर. एडिशनल कमिश्नर के पास ये अथॉरिटी है कि उसको 60 डेज को एक्सटेंड करके प्रोसीडिंग्स को 120 डेज तक ले सकता है, और बोर्ड जो है वो उसको एक्सीड कर सकता है मैक्सिमम अप टू 9 मंथ्स. और किस वजह से वो उसको एक्सटेंड कर रहा है उसके रीजन भी उसने इन राइटिंग देने होंगे. इन केस ऑफ डिलेड रिफंड द एफबीआर शैल पे एन एडिशनल अमाउंट टू द रजिस्टर्ड पर्सन. अगर रिफंड के अंदर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है उसके बाद डिले होती है तो फिर एफबीआर जो है वो उस रजिस्टर्ड पर्सन को जितना अमाउंट रिफंडेबल है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा एट द रेट ऑफ कायबोर. ठीक है, और वो जो इंटरेस्ट अर्न करेगा वो उसके लिए इंटरेस्ट इनकम होगी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और उस इंटरेस्ट के ऊपर वो फिर उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें.
जी कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम सप्लाईज। जी अनुषा ने सवाल पूछा है, अगर हमें वेयर हाउस से क्लियर करने में देर कर दी और ड्यूरिंग दैट पीरियड सेल्स टैक्स इंक्रीज हुआ तो हमें क्लियर कराते वक्त इंक्रीज पे करना पड़ेगा? यस, इंक्रीज पे करना पड़ेगा। जिस वक्त आप पे कर रहे हो उस वक्त जो रेट एप्लीकेबल होगा वो पे करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है वो इंक्रीज हो, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी रेट होगा वो आप पे करेंगे। अच्छा, उसके बाद है एग्जाम सप्लाईज। एग्जाम सप्लाईज वो होती हैं जो कि सेल्स टैक्स के स्कोप से आउट है। ठीक है, इनके ऊपर कोई इनपुट टैक्स का क्लेम भी नहीं मिलेगा और आउटपुट टैक्स तो इसके ऊपर होता ही नहीं है। और अगर कोई पर्सन सिर्फ एग्जाम सप्लाईज में डील कर रहा है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर हो, एक्सेट्रा, जो भी हो, जितना भी टर्नओवर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एग्जाम सप्लाईज में डील कर रहा है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अब कौन कौन सी बुक्स हैं जो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर आपके एग्जाम सप्लाईज में आती हैं? पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, लाइव एनिमल्स, जिंदा जानवर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट सब्जेक्ट टू एनी फर्दर मैन्युफैक्चर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कि फर्दर मैन्युफैक्चर नहीं होती और उसी स्टेट में सेल होती है। एडिबल ऑयल, वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल ऑन द पार्ट ऑफ इंपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर। होली कुरान एंड अदर होली बुक्स और रिकॉर्डेड इन ऑडियो और वीडियो कैसेट्स। कुरान शरीफ हो गया या अदर होली बुक्स, हदीस वगैरह की किताबें हो गई, ठीक है, या रिकॉर्डेड ऑडियो या वीडियो कैसेट्स, ये भी सारे एग्जाम्प्ट गुड्स में आते हैं। इंपोर्टेड सैंपल्स, लोकल सैंपल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स आर सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। अगर आप इंपोर्टेड सैंपल्स ले रहे हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट गुड्स हैं। गुड्स इंपोर्टेड बाय डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशंस और प्रिविलेज्ड पर्सन। जीरो रेटिव में पढ़ा था जब हम उनको सप्लाई करते हैं, यहाँ पे है जो डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशंस या प्रिविलेज्ड पर्सन्स इंपोर्ट करते हैं तो वो आपके एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। पर्सनल बैगेज इंपोर्टेड बाय ओवरसीज पाकिस्तानीज, ओवरसीज पाकिस्तानीज कोई पर्सनल बैगेज इंपोर्ट करते हैं तो वो भी आपके एग्जाम सप्लाईज में आते हैं। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड मटेरियल फॉर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। गुड्स इंपोर्टेड टेम्परली फॉर सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया था गुड्स एक्सपोर्टेड फॉर सब्सिक्वेंट इंपोर्ट, इसी तरह गुड्स इंपोर्टेड फॉर सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट। हमने कोई पार्ट, कोई मशीनरी पाकिस्तान से बाहर सेल की और उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया और उन्होंने हमारे पास भेजा उसको रिप्लेस करने के लिए या उसको जो है वो ठीक करके आप वापस भेज दें तो फिर वो एग्जाम सप्लाईज में आता है। उसके बाद है इंपोर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट गुड्स सप्लाईज फ्री ऑफ कॉस्ट इन लिeu ऑफ डिफेक्टिव गुड्स इंपोर्टेड। आप रिप्लेसमेंट गुड्स जो अगर सप्लाई करते हैं तो वो एग्जाम के अंदर एग्जाम्प्ट हो जाती हैं। गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान विच आर सब्सिक्वेंटली इंपोर्टेड इन पाकिस्तान विद इन 1 year ऑफ देयर एक्सपोर्ट। गुड्स इंपोर्टेड बाय और डोनेटेड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कोई डोनेशन देने के लिए इंपोर्ट करवाते हैं तो वो एग्जाम्प्ट होती है। गुड्स एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी and natural gas supplied to government hospitals, charitable hospitals of 50 beds or more, at the teaching hospitals of a statutory universities of 200 or more beds. कोई भी गुड्स आप दे रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल या चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जिसके अंदर 50 बेड्स हों, या कोई ऐसा टीचिंग हॉस्पिटल जिसके अंदर 200 या उससे ज़्यादा बेड्स हों, तो वो उनको गुड्स जो है वो एग्जाम सप्लाईज में आती हैं। Promotional and advertising material including technical literature, pamphlets, brochures and other giveaways of no commercial value, distributed free of cost by the exhibitors. Supply of fixed assets otherwise than stock and trade against which input tax adjustment is not available. Fixed assets other than stock and trade मतलब अगर मैं commercial importer हूँ, ठीक है, या मैं मेरा बिजनेस ही उन फिक्स एसेट्स को, जैसे फर्नीचर का रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ठीक है, तो वो फिक्स एसेट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रीसेल ऑफ व्हीकल्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 87 ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल टू द कस्टम एक्ट, फर्नीचर और ऑफिस इक्विपमेंट बीइंग अ डेप्रिशिएबल एसेट
ये सारे आपके क्या हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाईज में आते हैं। स्पेसिफाइड गुड्स इंक्लूडिंग एनर्जी सेवर लैंप्स, pharmaceutical raw materials and finished products with few exceptions, laptops, computers and notebooks, ठीक है। import of parts for assembling or manufacturing of laptops and computers if the importer is registered with engineering development board, specified machinery and capital goods subject to certain conditions such as table 3-6 schedule, equipments for local firing system, machinery for power generation, networking equipments for educational and training institutions, machinery imported for setting up a special economic zone as prescribed in the Special Economic Zone Act 2012. Raw materials or intermediate goods purchased or services provided by a registered person used by himself in the manufacture of taxable goods. Such in-house consumption is a supply as per the definition and shall itself be a taxable supply if used for any purpose other than taxable supplies. ठीक है। अगर कोई रॉ मटेरियल या पार्टली मैन्युफैक्चर गुड्स कोई बंदा अपने लिए खुद मैन्युफैक्चर करे तो वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन अगर किसी बाहर बंदे को सेल करे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार मैन्युफैक्चरर है, गाड़ी मैन्युफैक्चर करता है और गाड़ी में टायर लगते हैं, टायर वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो अगर खुद मैन्युफैक्चर करके उसको खुद ही यूज कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होंगी। लेकिन अगर वो ही टायर्स वो बाहर किसी को सेल करेगा तो वो टैक्सेबल सप्लाईज होंगी। ठीक है। यस सर। जी और उसके बाद अनुषा ने सवाल पूछा है एग्रीकल्चर वाले का एग्जांपल दे दें। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट सब्जेक्ट टू एनी फर्दर मैन्युफैक्चर। फॉर एग्जांपल मैं वीट प्रोड्यूस करता हूं तो वीट क्या है, एग्जाम्प्ट गुड है, लेकिन अगर उससे मैं ब्रेड बना के सेल करूं तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। राइस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, राइस सेल करूं तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर राइस कुक करके मैं होटल में सेल करूं तो वो टैक्सेबल हो जाएंगी। सर वैसे जो IBS इलेक्ट्रिसिटी सेप्को को दे रही है वो सर होगी टैक्सेबल है? IBA जो इलेक्ट्रिसिटी सेप्को को सप्लाई कर रही है क्या वो टैक्सेबल है? बाय डेफिनेशन यस, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक SRO ने इसको एग्जाम किया हो तो वो अलग बात है। बाय डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट अभी तक जितने भी हमने सेल्स टैक्स पढ़ा है उसके अंदर ऐसी कोई एग्जाम्पशन नहीं है, इसलिए यस वो भी टैक्सेबल सप्लाई में आता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई एग्जाम गुड है और आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो एग्जाम नहीं रहेगी, फिर वो जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल होली कुरान एग्जाम सप्लाई है, लेकिन अगर आप होली पर कुरान मैन्युफैक्चर करके लिख के और पब्लिश करके और बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह लाइव एनिमल्स हैं, अगर लोकली आप सेल कर रहे हैं तो एग्जाम्प्ट है, अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो वो जीरो रेटेड हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास गिवन है डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड एंड सप्लाईज एंड एग्जाम सप्लाईज। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप रीड कर लीजिएगा, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जो यूनिट सेल कर रहे होते हैं yes. वो आएगा सर सेल्स टैक्स में? यस बाय डेफिनेशन यस बिल्कुल आएगा। ठीक है। लेकिन वो एंड कंज्यूमर्स वगैरह को सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर वो फर्दर टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होता, लेकिन यस सेल्स टैक्स उसके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, 359 पे टेबल गिवन है, वैसे मैंने टाइम टू टाइम डिस्कस किया हुआ है, एक समरी में आपके पास गिवन है, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद थर्ड स्केड्यूल है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स।
एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? Tax invoice in his name bearing his NTN, or in case of supply of electricity or gas, a bill bearing his registration number and the address where the connection is installed. अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो फिर आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सेल्स टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। अच्छा, सेल्स टैक्स इनवॉइस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट और उसके स्पेसिफिक कंटेंट्स हैं। आगे चल के वो आएगा कि एक सेल्स टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो सेल्स टैक्स इनवॉइस होना आपके पास ज़रूरी है, जिसके अंदर आपका NTN और आपका नाम आना चाहिए। और अगर आप गैस या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स पे करते हैं? यस, पे करते हैं। वो जो गैस का बिल आता है या इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वही उसकी सेल्स टैक्स इनवॉइस है, प्रोवाइडेड कि उसके ऊपर जो कनेक्शन जिसके नाम पे हो वो रजिस्टर्ड पर्सन, उसके नाम पे कनेक्शन होना चाहिए और उसका NTN नंबर उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम एक हो सकती है और पास्ट में ये आई थी प्रॉब्लम कि जो लोग रेंट पे लेते हैं कोई फैक्ट्री या रेंट पे बिल्डिंग ली और उसके अंदर अपनी फैक्ट्री लगा ली, उसके अंदर बिजनेस कर रहे हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ऑनर होता है उसके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी और गैस का कनेक्शन होता है, तो बिल भी उसी के नाम पे आ रहा होगा। ठीक है, और फिर अगर आप उनको कहें कि आप जो है वो गैस कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दें और मीटर हम अपने नाम पे जो टेनेंट है वो लेना चाहे, ठीक है, तो बहरहाल फिर इलेक्ट्रिसिटी और गैस वाले पूछते हैं ये आपको करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो वो कहते हैं कि हम अपना NTN और अपना नाम देखना चाह रहे हैं उसके ऊपर, ताकि हम उसका सेल्स टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकें, इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट उसकी ले सकें। ठीक है, तो फिर उन्होंने जो है वो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी और गैस डिपार्टमेंट जो है वो फिर कहता है कि यार जब दोबारा देना ही है तो फिर अभी हम इसको डिस्कनेक्ट क्यों करें। तो फिर इन्होंने FBR के साथ अरेंजमेंट की और FBR ने कहा कि ठीक है, आप फिर एक काम करें, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर या गैस प्रोवाइडर को एक एप्लीकेशन लिखें कि भले कनेक्शन जो है वो ऑनर के नाम पे हो लेकिन NTN आपका वो मेंशन कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर एप्लीकेशन देते हैं वो हम अप्रूव करते हैं अलॉन्ग विथ रेंट एग्रीमेंट कि हमने जो है वो आपने रेंट पे ली हुई है बिल्डिंग और फॉर द पर्पज वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और आपको इनपुट टैक्स के क्लेम चाहिए, इसलिए आपका NTN हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी या गैस के बिल के अंदर। तो अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या गैस के बिल में आपका NTN नंबर आ रहा है और नाम भले आपका ना भी आ रहा हो तो फिर भी आपको वहाँ पे उसका इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट मिल जाएगी। ठीक है। गुड्स डिक्लेरेशन, दैट इज बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय इंपोर्टर। अगर कोई इंपोर्टर है वो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है तो उसके पास गुड्स डिक्लेरेशन होना चाहिए। और एंड इन केस ऑफ गुड्स परचेज इन ऑक्शन, ट्रेजरी चालान इन बियरिंग हिज नेम एंड नेशनल टैक्स नंबर। अगर आप ऑक्शन में ले रहे हैं तो आपके पास ट्रेजरी चालान होना चाहिए जिसके ऊपर आपका नाम और आपका NTN आना चाहिए। Input tax can be claimed on accrual basis subject to payment within a prescribed period as per section 73. Section 73 कहता है कि जिस दिन सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू हुई है उसके 180 डेज के अंदर आप उसको पेमेंट कर दें और पेमेंट करें थ्रू बैंकिंग चैनल। और इसमें थ्रू बैंकिंग चैनल की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है जो कि हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ी थी, जहाँ पे आपकी थ्रू बैंकिंग चैनल तब कंसीडर की जाएगी जब आप अपने डिक्लेयर्ड बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे और रिसिपिएंट जो है वो भी अपने डिक्लेयर्ड बिजनेस बैंक अकाउंट में अमाउंट रिसीव कर रहा होगा। बिजनेस बैंक अकाउंट का मतलब क्या है? जब आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर होते हैं उस वक्त जो आपने अपना बैंक अकाउंट डिक्लेयर किया था फॉर्म के अंदर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर STR1 फॉर्म होता है, जो उसमें आपने बैंक अकाउंट डिक्लेयर किया था उसी से पेमेंट करें और उसी में पेमेंट रिसीव करें, तो वो आपका थ्रू बैंकिंग चैनल कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर, चाहे फिर आपने क्रॉस चेक के थ्रू किया हो, ऑनलाइन ट्रांसफर किया हो या कुछ भी किया हो, अगर आपने अपना पर्सनल अकाउंट यूज किया जो कि FBR को आपने डिक्लेयर नहीं किया था, STR1 फॉर्म में नहीं बताया था, या सब्सिक्वेंटली आपने बाद में कोई अकाउंट खुलवाया है और FBR को उसका नोटिस नहीं दिया, आपने उसको इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं की, तो फिर वो आपका थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं कंसीडर किया जाएगा और वो पेमेंट जो है वो आपकी अलाउड नहीं होगी। ठीक है। और अगर आपने इस तरह से किया है तो फिर अगर आप जो आपने पहले इनपुट टैक्स क्लेम किया था वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, विद इन 180 डेज करें और प्लस फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द बायर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर पे करें।
अगर आपने नहीं किया तो जिस महीने आपने नहीं किया उस महीने आपका जो इनपुट टैक्स था वो हो जाएगा रिवर्स। ठीक है जी। इनपुट टैक्स पेड नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस with electricity and gas bills can be claimed by a registered person, and in this case the gas or electricity bill shall be regarded as tax invoice for sales tax purposes, provided the bill contains NTN and address of the business premises declared to the commissioner of such consumer। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल के केस में आप अक्रूवल बेसिस पे क्लेम नहीं करेंगे बल्कि पेमेंट बेसिस पे क्लेम कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी सारे केसेस में आप अक्रूवल बेसिस पे क्लेम कर रहे होंगे। Where registered person did not deduct input tax within the relevant period, he may claim such input tax in the return for the next 6 tax periods। अगर आप इस महीने टैक्स इनकम टैक्स सेल्स टैक्स का इनपुट टैक्स क्लेम करना भूल गए, रह गया, मिस हो गया, ठीक है, तो आप बाद में 6 टैक्स पीरियड्स तक मतलब 6 महीने तक उसको क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपने 6 महीने तक क्लेम नहीं किया तो फिर वो आपका इनपुट टैक्स ज़ाया हो जाएगा, अनलेस आप कमिश्नर इनकम टैक्स को कन्विंस करें कि आपसे जेन्युइनली ये चीज़ मिस हो गई है और उसको आप कन्विंस करें कि वो आपको अलाउ करे, और फिर वो आप सेल्स टैक्स का इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली अगर आप वो नहीं करना चाहते तो फिर आपने जो इनपुट टैक्स पे किया है उसका 1 साल तक रिफंड का प्रोसीजर होता है कि फॉर एग्जांपल आपने दिसंबर के महीने में आपने इनपुट टैक्स पे किया और उसको क्लेम नहीं किया और वो आपसे रह गया, ठीक है, तो फिर आप 1 साल तक का टाइम पीरियड है, उसमें आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, The commissioner may, after satisfying himself that the input tax adjustment is due and admissible, allow to take such adjustment in the tax period as specified by the commissioner, even after 6 tax periods. Alternatively, the registered person may apply for the refund within 1 year. उस इनपुट टैक्स के लिए वो रिफंड क्लेम कर सकता है within 1 year under section 66. Time limit of 1 year under section 66 may also be condoned by the commissioner। अगर कमिश्नर चाहे तो वो 1 साल के अंदर के बाद भी आपको अलाउ कर सकता है, प्रोवाइडेड आप उसको सेटिस्फाई कर दें। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर कोई सवाल है तो पूछ लें।